हेलो, हाय, नमस्कार, वेलकम टू तुशाला एजुकेशन। आज हम बात करने वाले हैं ग्रेविटेशन चैप्टर के बारे में। हमेशा की तरह वन शॉट वीडियो रहेगा एंड ज़्यादा से ज़्यादा मैक्सिमम चीज़ें मतलब सारी की सारी चीज़ें ही थियोरेटिकली इसमें कवर अप करने वाले हैं। ठीक है। सो ग्रेविटेशन की बात करें तो सबसे पहले ग्रेविटी, ग्रेविटेशनल फोर्स, ये सारी चीज़ें आप लोगों ने पढ़ी है 9th में, सीबीएसई वालों ने 10th में, स्टेट बोर्ड वालों ने, राइट। सबसे पहले माइंड में आता है न्यूटन सर, देन केपलर, देन पल। भाई तो नीचे क्यों गिरा था रे। ओके। सो जिस तरह से फनी थंबनेल है उसी तरह से फनी वे में हम ये चैप्टर कंप्लीट करेंगे एंड बहुत कम टाइम में करेंगे। लोगों ने काफ़ी टाइम वेस्ट किया इस चैप्टर के ऊपर। ठीक है। लॉजिकल कंसेप्ट है, पहले भी आप लोगों ने किए हुए। ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हम इसमें कवर करेंगे, तो विदाउट वेस्टिंग अ टाइम सीधा पढ़ते हैं हमारे टॉपिक की तरफ। चलो भाई। तो ग्रेविटेशन की बात अगर आई तो फंडामेंटल फोर्सेस को कैसे भूल सकते हैं, राइट। तो फंडामेंटल फोर्सेस कौन से होते हैं? तो देयर आर बेसिक फोर फंडामेंटल फोर्सेस। जो फोर फंडामेंटल फोर्सेस है उसमें हम अगर बात करें तो पहला है हमारा ग्रेविटेशनल फोर्स, जो कि एक वीक फोर्स बोलते हैं हम, विकेस्ट फोर्स। ठीक है। दिया है यहाँ पे विकेस्ट फोर्स। वाई विकेस्ट फोर्स? बट हैज इनफाइनाइट रेंज भी है, विकेस्ट भी है। क्यों विकेस्ट है? बिकॉज इसको फील नहीं कर सकते आप। ठीक है। फील नहीं कर सकते, इसलिए ग्रेविटेशनल फोर्स जो है एक विकेस्ट फोर्स है। देन उसके बाद आता है वीक न्यूक्लियर फोर्स। ठीक है। वीक न्यूक्लियर फोर्स की अगर हम बात करें तो एक ये भी एक वीकेस्ट फोर्स है, बट शॉर्ट रेंज तक रहता है ये। इनफाइनाइट रेंज तक नहीं रहता है ग्रेविटेशनल की तरह। ठीक है। उसके बाद में हम बात करते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। इसके बारे में हमने प्रीवियस चैप्टर में भी पढ़ा है। ठीक है। एक स्ट्रॉन्गर फोर्स रहता है और इनफाइनाइट रेंज के साथ में आता है। देन उसके बाद में आता है स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। स्ट्रॉन्गेस्ट भी है बट शॉर्ट रेंज के लिए है, राइट। चलो, तो हमारा टॉपिक जो है वो ग्रेविटेशन से रिलेटेड है। ये सारे फोर्सेस मुझे लगा कि आपको बताना चाहिए, इसलिए मैंने बता दिए। ठीक है। बाकी इसमें से आपको ज़्यादा कुछ यूज़ नहीं होने वाला है। तो आते हैं सीधा ग्रेविटेशनल फोर्स की तरफ। अब ग्रेविटेशनल फोर्स कौन सा फोर्स है, राइट। तो ग्रेविटेशनल फोर्स एक वीक फोर्स है, जैसे मैंने आपको पहले बताया, बट एक लॉन्ग रेंज तक जाता है, इसलिए इसको लाइक अट्रैक्टिव फोर्स भी बोलते हैं। इट इज ऑलवेज अट्रैक्टिव। ठीक है। इतना यहाँ भी याद रखिएगा। एंड इट एक्ट्स बिटवीन एनी टू पीसेस ऑफ द मैटर इन द यूनिवर्स सिंस मास इज इट्स सोर्स। मतलब मान के चलो एनी टू पीसेस मतलब क्या सर, आपके और लैपटॉप के बीच में भी लग रहा है कि हाँ लग रहा है, वहां से तो लग रहा है। ठीक है, क्लियर। चलो, देन उसके बाद में ग्रेविटेशनल फोर्स के बारे में आपने पहले भी पढ़ा है, तो ये सारी चीज़ें तो आपकी क्लियर होगी पहले। ये अट्रैक्टिव फोर्स है, अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है। ठीक है। मास सोर्स है, ये सारी चीज़ें आपकी पहले भी क्लियर है। ठीक है। तो ग्रेविटेशनल फोर्स के बारे में अगर मैं और ज़्यादा बताना चाहूँ तो ग्रेविटी से रिलेटेड कंसेप्ट है, राइट। तो इसका नेक्स्ट टॉपिक जो रहेगा हमारा वो रहेगा ग्रेविटी। आ जाते हैं ग्रेविटी। अब एक ग्रेविटी क्या है? तो ग्रेविटी क्या है? द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन अर्थ एंड एनी ऑब्जेक्ट नियर द अर्थ। एनी ऑब्जेक्ट नियर द अर्थ सरफेस आप बोल सकते हो, अर्थ सरफेस। ठीक है। एनी ऑब्जेक्ट नियर द अर्थ सरफेस। ठीक है। ग्रेविटी क्या होता है? जो अपने अर्थ की तरफ, अर्थ के सेंटर ऑफ द अर्थ की तरफ टूवर्ड्स अट्रैक्ट करती है चीज़ों, राइट। वही ग्रेविटी है। उसके बाद में आपने ग्रेविटी से रिलेटेड और एक चीज़ सुनी होगी, जी थी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। स्मॉल जी से जिसको हम डिनोट करते हैं, राइट। So the acceleration due to gravity is the net acceleration that an object close to Earth's surface experiences due to the combined effect of gravitational force and centrifugal force. Centrifugal force कौन सा फोर्स है ये मैंने आपको पहले भी बताया। ठीक है। सूडो फोर्स भी बोलते हैं हम इसको। ठीक है। स्मॉल जी से डिनोट करते ही आपको बचपन से पता होगा। बचपन से मतलब जब से आपने चैप्टर पढ़ा है। ठीक है। 9th में भी पता चला होगा आपको। स्मॉल जी से डिनोट करते हैं और इसका वैल्यू जो रहता है वो 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर रहता है। ठीक है। न्यूमेरिकल वैल्यू जो बोलेंगे हम एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की, जो हमें आगे काम में आने वाली है। देयर आर स्लाइट वेरिएशंस ऑफ दिस वैल्यू डिपेंडिंग ऑन द फ्यू फैक्टर्स। फ्यू फैक्टर्स कौन से बाबा? अगर ऊपर जाएगा तो थोड़ा सा वैल्यू चेंज होगा, जैसे जैसे ऊपर जाएगा ग्रेविटेशन का वैल्यू चेंज होगा। नीचे नीचे जाएगा, डेप्थ में जाएगा तो भी इसका वैल्यू चेंज होता है। ठीक है। वैरी वैरी करती है, इसकी वैल्यू वैरी करती है, ऐसा नहीं कि जो वैल्यू है वही रहे। ठीक है। क्लियर। चलो, जैसे मान के चलो ये हमारी अर्थ है। ठीक है। हमारा सेंटर पॉइंट पकड़ लेते हैं। अगर यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट है, इसकी ये हाइट है। ठीक है। इनर हाइट अगर हम बोले तो हम इसको आर ई से डिनोट करते हैं, रेडियस ऑफ अर्थ। ठीक है। तो यहाँ से यहाँ तक अलग है, यहाँ से यहाँ तक, तो ये जी की वैल्यू यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे वेरी करेगी। ठीक है। क्लियर। चलो, देन इसके बाद में हम आते हैं वीक न्यूक्लियर फोर्स की तरफ। वीक न्यूक्लियर फोर्स क्या होता है?
ये मैंने आपको पहले थोड़ी देर पहले ही बताया कि बाबा एक वीक फोर्स होता है जो रिस्पॉन्सिबल रहता है रेडियो एक्टिव डिके या फिर न्यूट्रिनो या इंटरेक्शंस करते हैं एक दूसरे के बीच में उसके लिए, ठीक है। इट हैज़ अ वेरी शॉर्ट रेंज, बहुत कम रेंज के लिए ये रहता है, वे मतलब एकदम शॉर्ट रेंज हम बोल सकते हैं, ठीक है। जैसे कि उसका नेम इंडिकेट करता है कि वीक न्यूक्लियर फोर्स, वैसे ये वीक है, जैसे बताया गया था, वेरी वीक, एकदम ज़्यादा वीक। And the weak force causes beta decay, that is the conversion of a neutron into a proton and electron then anti-neutron. Okay, clear? चलो, ये आपके काम के नहीं है, मैं क्लियर बता गया, इसके ऊपर ज़्यादा कुछ रहता नहीं है, बस ये इसलिए इम्पोर्टेंट है, कभी अगर न्यूक्लियर फोर्स का नाम वगैरह आ गया न्यूमेरिकल में तो आपको पता रहना चाहिए फॉर जेई नीट एस्पिरेंट्स, ठीक है, जेई और नीट वालों के लिए क्या चल रहा है, ठीक है। ये लोग थोड़ा ध्यान रखिएगा इन सारे फोर्सेस को। देन उसके लिए स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स क्या होता है, तो नाम में स्ट्रॉन्ग है, समझ जाओ, न्यूक्लियर फोर्स ये बट स्ट्रॉन्ग वाला है, ठीक है, बट एकदम शॉर्ट रेंज के लिए रहता है, भी रिस्पॉन्सिबल रहता है, जैसे होल्ड करते हैं ना, जैसे न्यूक्लियर ऑफ एटम्स, ठीक है, जैसे होल्ड करते हैं उन सब चीज़ों के लिए रिस्पॉन्सिबल रहता है, और ये रिपल्सिव रहता है, ठीक है, सरकमडांसेस के साथ अट्रैक्टिव रहता है बट रिपल्सिव रहता है, ठीक है, इफेक्टिवली रिपल्सिव बोलते हैं इसको। देन इसके बाद आते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, इसके बारे में हमने लॉ ऑफ मोशन में भी थोड़ा बहुत देखा था। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स क्या होता है, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स causes the electric and the magnetic effects such as the repulsion between the electrical charges or the interaction of bar magnets. It is a long ranged, लंबा, ठीक है, लॉन्ग टाइम पीरियड तक चलता है, बट मच वीकर दैन द स्ट्रॉन्ग फोर्स। जो स्ट्रॉन्ग फोर्सेस हमने देखे हैं उससे वीक रहते हैं, बहुत ज़्यादा वीक, and it can be attractive or repulsive and acts only between the pieces of the matter carrying an electrical range। अगर कोई मैटर का पीस इलेक्ट्रिकल रेंज कैरी नहीं करता तो ये भाई साहब उस पर इफेक्ट नहीं करेंगे, ठीक है। सच एज हम बोल सकते हैं इलेक्ट्रिसिटी, मैग्नेटिज्म एंड द लाइट, ठीक है, ये सारे क्या है, तो ये फोर्स लाइक लाइट आर प्रोड्यूस्ड बाय दिस फोर्स, ठीक है, तो कौन सा फोर्स, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, क्लियर। चलो, उसके बाद है यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। अब इसके बारे में आप में से मैक्सिमम लोग जानते हैं, ठीक है, इसके क्वेश्चन कैसे कैसे आते हैं, लिख लेना, क्वेश्चन आता है स्टेट द यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, थ्योरी में आ सकता है, ठीक है, या फिर स्टेट एंड एक्सप्लेन द यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, ऐसा भी क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। तो ये आपने पढ़ा है, ठीक है, पहले भी पढ़ा है, मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ, क्या स्टेटमेंट है इसका, ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, ठीक है, Newton's law of universal gravitation states that every particle, for example, ये मेरे पास एक particle है, स्टाइलस का स्टैंड है, ठीक है, इसका स्टैंड है, so every particle attracts every other particle in the universe with the force directly proportional to the product of the masses and inversely proportional to the square of the distance between them। For example, मैं आपको ये वाला जो है ना, ये याद करने से अच्छा है कि मैं आपको डायरेक्ट सिंपल वे में समझा सकता हूँ, तो वो ऐसे कि मान के चलो ये हमारी अर्थ है, ठीक है, यहाँ पे मैं कहीं पे अर्थ निकाल लेता हूँ, ये हमारी अर्थ है, ठीक है, दिस इज अर्थ, ये ले लिया। चलो एक सिंपल एग्जांपल था, अर्थ छोड़ो, मान के चलो एक मास की बॉडी का मास है m2 और एक बॉडी का मास है यहाँ पे m, ठीक है, मान के चलो सेम है, ठीक है, इसका इधर अट्रैक्शन होगा, इसका इधर अट्रैक्शन होगा, ठीक है, बीच में जो रहेगा हम बोल सकते हैं इसको r, जो कि डिस्टेंस रहेगा, ठीक है। तो ये लॉ क्या बोलता है, न्यूटन्स लॉ ऑफ यूनिवर्सल ग्रेविटेशन स्टेट दैट एवरी पार्टिकल अट्रैक्ट्स एवरी अदर पार्टिकल। देखो ये पार्टिकल, ये बॉडी, ये ऑब्जेक्ट का पार्टिकल इसको अट्रैक्ट कर रहा हो, ये इधर अट्रैक्ट कर रहा है, ठीक है, इधर को, ये इधर, क्लियर, इनके दोनों के बीच में क्या है, तो अट्रैक्शन है, यहाँ तक क्लियर हुआ। चलो, उसके बाद अट्रैक्ट तो कर रहा है विथ फोर्स, अब कौन सा फोर्स, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ द मासेस। देखो इसका मास m1 है, इसका मास m2 है, राइट। चलो, तो हम बोल सकते हैं फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट, मतलब क्या, मल्टीप्लीकेशन है m1 m2, राइट, प्रोडक्ट ऑफ द मासेस है ना, तो ये दोनों मास m1 और m2 का हमने क्या कर दिया, मल्टीप्लीकेशन कर दिया। उसके बाद
इसको मान के चलते ये एक है हमारे पास, इक्वेशन 1 पकड़ के चलते हैं, ठीक है। एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम। अब दोनों बीच का डिस्टेंस क्या है, तो r है, ठीक है। क्या बोल रहा है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल, इनवर्स मतलब 1 के फॉर्म में, तो इस बार फोर्स क्या हो जाएगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल मतलब 1 अपॉन स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम, मतलब r का स्क्वायर। ये सेकंड मिल गया मेरे पास में, ठीक है, 2 मिल गए, ठीक है। इफ वी कंबाइन बोथ द इक्वेशंस, ठीक है, इफ वी कंबाइन if we combine both equations तो हमें क्या मिल रहा है, if we combine force is directly proportional to the 1 के ऊपर में m1 ले लेते, m1 m2 प्रोडक्ट ऑफ द मासेस एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस, ठीक है। ये फॉर्मूला हमारे पास में मिल गया, ठीक है। अब इसको पता है हमारे पास में, अगर हम इनवर्सली या डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन हटाते हैं तो हमें इक्वल टू लेना पड़ता है, और इक्वल टू लेते हैं तो हमारे पास में एक कांस्टेंट आता है। तो इसमें क्या आता है, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट इसमें आता है जी, ठीक है, जी m1 m2 अपॉन आर स्क्वेयर। तो फाइनली हमारे पास फार्मूला क्या आ गया, इस फार्मूला है हमारे पास, फोर्स इज इक्वल टू ग्रेविटेशन कांस्टेंट जी m1 m2 अपॉन आर स्क्वेयर, ठीक है। तो यही क्या बोलता है, ये बोलता है यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। क्लियर, पहला क्लियर हो गया आपका, यही क्या है, तो यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, ठीक। अब जी जो था इसी को बोलते हैं यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, ठीक है, या फिर आप बोल सकते हो यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। अब मैं कुछ वैल्यूज बता रहा हूँ आपको जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, कुछ वैल्यूज है जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जो आपको ध्यान रखनी है। कैपिटल जी की जो वैल्यू है, ठीक है, इंपॉर्टेंट वैल्यूज, ये आपको बेसिक, जब ये पहले आपने चैप्टर पढ़ा है तब था, बट फिर भी मैं रिपीट कर दे रहा हूँ क्योंकि ये न्यूमेरिकल्स में काम में आएगा या फिर डेरिवेशंस में काम में आएगा। इंपॉर्टेंट वैल्यूज दे दो यार, ऑफ दिस चैप्टर ले लो। देखो ये जो था ना कैपिटल जी, इसका जो वैल्यू है, ठीक है, कैपिटल जी का जो वैल्यू है वो है 6.67 मल्टीप्लाइड बाई 10⁻⁻11, ठीक है। इसके बाद में अगर मास ऑफ द अर्थ है, ठीक है, मास ऑफ द अर्थ, मास ऑफ द अर्थ का वैल्यू है, इसको डिनोट कैसे करते पता है आपको, एम स्मॉल ई से, ठीक है, मास ऑफ द अर्थ, ठीक है। ये हो जाएगा 6 मल्टीप्लाइड बाई 10⁻24, ठीक है। देन उसके बाद में एक और इम्पोर्टेंट वैल्यू आ जाती है, द वैल्यू इज रेडियस ऑफ द अर्थ, रेडियस ऑफ द अर्थ, ठीक है। इसको दिखाते हैं हम कैपिटल आर और स्मॉल ई से दिखाते हैं। मास ऑफ द अर्थ की वैल्यू क्या होगी, 6.4 इंटू 10⁻6, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट वैल्यूज है कुछ, इसको आपको लिख लेना है, याद रखना है, ठीक है, क्योंकि ये काम आने वाले हैं आगे। क्लियर, चलिए। अब अगर हम यूनिट एंड डायमेंशन की बात करें फॉर यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, ठीक है, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ आपको, यूनिट्स एंड डायमेंशन फॉर कैपिटल जी, ये ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। सो अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला हमें क्या मिला था, अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला हमारे पास जी की वैल्यू मैंने बताया था, द वैल्यू ऑफ जी, मतलब पूरा कैलकुलेट करने के बाद में जो वैल्यू आती है जी की, वो आती है 6.67 मल्टीप्लाइड बाई 10⁻11। इसका यूनिट मैंने वहाँ पे नहीं बताया था, ये आता है न्यूटन मीटर स्क्वेयर के जी पावर -2, ठीक है, मतलब अपॉन में 2 बार के जी रहेगा, ठीक है, क्लियर, और न्यूटन मीटर का स्क्वेयर रहेगा, ठीक है। अब यही निकालना है कि बाबा डायमेंशन ये आता है क्या, ये फार्मूले में बैठता है क्या, तो फार्मूले के हिसाब से ही निकालेंगे। एफ इज इक्वल टू क्या था फार्मूला हमारा, जी प्रोडक्ट ऑफ द मासेस एंड द स्क्वायर ऑफ इट्स डिस्टेंस, ठीक है। चलो, तो क्या मैं जी एक फोर्स है, ग्रेविटेशनल फोर्स, इसको ऐसे लिख सकता हूँ एफ, ठीक है। अगर मैं आर स्क्वायर को ऊपर लेके जाऊंगा तो ये क्या हो जाएगा,
आर स्क्वायर ऊपर गया, नीचे क्या आ जाएगा? नहीं नहीं नहीं, एक मिनट एक मिनट। अगर फार्मूले की सबसे बात करें तो हमें वैल्यू किसकी चाहिए? हमें वैल्यू चाहिए जी की। तो अगर मैं जी को इधर लेके आ गया, एफ इधर चला जाएगा, ओके, फोर्स इंटू आर स्क्वायर ऊपर एंड एम वन एम टू नीचे। ठीक है, इन दोनों के बीच में मल्टीप्लिकेशन का साइन है, अब मैं वो दे ही नहीं रहा हूँ बार बार। ठीक है, चलो बाबा। तो जी जो है हमारा ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, फोर्स का क्या है? न्यूटन है, इतना तो पता है आपको। रेडियस मतलब मीटर में, तो एम स्क्वायर हो जाएगा, ये मतलब मीटर का। देन अपॉन मास केजी में रहता है, सेकंड मास भी केजी में ही रहेगा, ऐसा नहीं कि केजी टू हो जाएगा, राइट। चलो इसके आगे बढ़ते हैं। तो ग्रेविटेशनल कांस्टेंट क्या मिला हमें? न्यूटन मीटर स्क्वायर, और केजी दोनों के जी ऊपर चले जाएंगे तो केजी माइनस टू आ गया है, सेम। चलो अब इसके डायमेंशन की अगर मैं बात करूं, अगर इसके मैं डायमेंशंस की बात करूं, अगर इसके डायमेंशन की मैं बात करूं तो क्या हो जाएगा? जी को हमें डायमेंशन वाले बॉक्स में लेना पड़ेगा, जो कि हमारा स्क्वायर ब्रैकेट रहता है, जिसके बाद में यहाँ पे क्या है? न्यूटन मीटर स्क्वायर है। ठीक है, चलो भाई ये क्या हो जाएगा? एम एल टी माइनस टू। ठीक है, देन न्यूटन के लिए मिल गया हमें, और मीटर स्क्वायर मतलब एल का स्क्वायर। चलो भाई, एल के लिए भी मिल गया हमें। देन थर्ड मुझे किसके लिए मिलेगा? के जी स्क्वायर है, मतलब एम द पावर माइनस माइनस है ना। चलो अब फाइनल की अगर हम बात करें तो हमारे पास में यहाँ पे एम, ये माइनस टू है, यहाँ पे कुछ नहीं है, मीन्स पावर में वन है, माइनस टू ये माइनस वन हो जाएगा। ठीक है, देन उसके बाद में क्या बचा? उसके बाद में बचा एल। एम एल टी के फॉर्मेट में हम लेते हैं एल की, यहाँ पे वन है और यहाँ पे टू है, मतलब एल थ्री हो जाएगा, और टी तो माइनस टू ही रहेगा बिकॉज वही है। तो क्या मिल गया हमें? ये मिल गया हमें डायमेंशन, इसके लिए यूनिवर्सल ग्रेविटेशन कांस्टेंट। ठीक है, तो यूनिट्स एंड डायमेंशन क्या मिले हमें? पहले तो हमें यूनिट मिला था न्यूटन मीटर स्क्वेयर केजी पावर माइनस टू, एंड डायमेंशन हमें फाइनली मिल गया है कैपिटल जी। ठीक है, और हमारे पास एम एल टी के फॉर्मेट में हम लिखते हैं, ये हमने यूनिट्स एंड मेजरमेंट में पढ़ा है। तो ये मिल गया हमें माइनस वन, और ये थ्री, और ये माइनस टू। क्लियर? चलो ये दो डायमेंशंस हमने निकाल लिए हैं। उसके बाद का टॉपिक है हमारा प्रॉपर्टीज ऑफ द ग्रेविटेशनल फोर्स। प्रॉपर्टीज ऑफ द ग्रेविटेशनल फोर्स, ओके। अब प्रॉपर्टीज ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स की अगर हम बात करें तो प्रॉपर्टीज क्या है ग्रेविटेशनल फोर्स की? चलो देखते हैं। ठीक है, वन बाय वन सारी चीज़ें कवर करेंगे। पहले तो किस किस में हेल्प करता है ये सारी चीज़ें हमें बतानी है यार। ठीक है, कि ग्रेविटेशन, एक मिनट में माइक सेट कर लेता हूँ। ओके, सो ग्रेविटेशनल फोर्स की प्रॉपर्टीज क्या है, कहाँ कहाँ पे वो हेल्प करता है हमें, ये सारी चीज़ें हमें इसमें कवर अप करनी है। ठीक है, क्लियर? चलो पहला पॉइंट तो ये है कि ग्रेविटी किस में हेल्प करता है? ग्रेविटी हेल्प्स us to be, gravity help us to be and things to be ऑन अर्थ। अगर ग्रेविटी नहीं होती तो क्या हम चल पाते अर्थ पे? नहीं चल पाते। ठीक है, उड़ते रहते थोड़े थोड़े थोड़े। चलो दूसरा, चीज़ें स्टेबल नहीं मिलती। अभी मैं लैपटॉप रखा हुआ है, स्टेबल नहीं रहता, ये यहाँ पे ऐसा स्टेबल नहीं हो पाता मेरे हाथ पे, ग्रेविटेशनल फोर्स इसीलिए नीचे जा रहा है, अदरवाइज जाता क्या? नहीं जाता। चलो ये इजीएस्ट पॉइंट है। ठीक है, सेकेंड पॉइंट की अगर हम बात करें तो इट इज़ अ सेंट्रल फोर्स। कौन सा फोर्स है ये? सेंट्रल फोर्स। क्यों बोला सेंट्रल फोर्स? किसकी तरफ खींचता है? टुवर्ड द सेंटर ऑफ द अर्थ, एंड it attracts, it attracts the center, it's attract the center of body। क्लियर? चलो पॉइंट नंबर थर्ड की तरफ हम जाते हैं, तो इट इज अ, एक कंजर्वेटिव फोर्स भी बोलेंगे यार इसको, एक इट इज अ कंजर्वेटिव फोर्स।
आगे आगे जाएंगे तो पता चल जाएगा आपको क्यों कंजर्वेटिव फोर्स। इसका मीनिंग क्या होता है? इट मीन्स कंजर्वेटिव फोर्स क्यों है बाबा? इट मीन्स किसी पे डिपेंड रहने वाला है क्या है? इट इज नॉट या फिर डज नॉट डिपेंड ऑन पाथ। अब पाथ पे डिपेंड नहीं करता है मतलब कंजर्वेटिव फोर्स है, और कंजर्वेटिव फोर्स है मतलब पाथ पे डिपेंड नहीं करता है। क्लियर? चलो, हमने पढ़ा है ये फोर्सेस, कंजर्वेटिव फोर्स, नॉन कंजर्वेटिव फोर्स, प्रीवियस चैप्टर में हमने पढ़े हुए हैं। रिवाइज कर लोगे तो पता चल जाएगा। टाइम स्टैम्प इसके पहले लगा देना और मुझे बताना कि कंजर्वेटिव फोर्स को कंजर्वेटिव फोर्स क्यों बोलते हैं। ठीक है, अभी के अभी विद द टाइम। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। देन ग्रेविटेशनल फोर्स क्या करता है? तो बाबा एक और चीज करता है ग्रेविटेशनल फोर्स। सोलर सिस्टम पता है आपको? तो ग्रेविटेशनल फोर्स सोलर सिस्टम को होल्ड करके रखता है। ग्रेविटेशनल फोर्स सोलर सिस्टम पता होगा ना, कितने कितने हैं, क्या क्या है, राइट? ग्रेविटेशनल फोर्स होल्ड्स द सोलर सिस्टम टुगेदर। क्लियर? चलो नंबर 5 पॉइंट की तरफ जाते हैं। और क्या करता है ग्रेविटी? ग्रेविटी ग्रेविटी ओके, एटमॉस्फेयर को भी होल्ड करके रख रहा है। ग्रेविटी होल्ड्स द एटमॉस्फेयर। कहाँ पे? ऑन अर्थ। नहीं होता तो होल्ड हो पाती? क्या नहीं हो पाती? और क्या बोल सकते हैं हम? ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ मून एंड सन भी बोल सकते हैं। ठीक है, आपको लिखना है तो लिख लेना। एक 6.5 पॉइंट इनफ है मेरे हिसाब से, बट आपको लिखना है तो आप लिख सकते हो। ठीक है, उसके बाद में हम आते हैं डेरिवेशन की तरफ। अब भाई डेरिवेशन फॉर द एक्सप्रेशन एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, राइट, इन द टर्म ऑफ मास एंड अर्थ। तो जैसे कि हमें फार्मूला पता है, ठीक है, फार्मूला पता है। फार्मूला क्या था? एफ इज इक्वल टू जी m1 m2 अपॉन आर का स्क्वायर। क्लियर? चलो, एक पहले मैं डायग्राम बना लेता हूँ। यहाँ पे बना लो क्या? यहाँ पे बना लेता हूँ। चलो, मान के चलो एक यहाँ पे एक ना अर्थ है, ये अर्थ है बाबा हमारे। ठीक है, अर्थ का एक सेंटर पॉइंट होगा यहाँ से। ये जो रेडियस है, इसको मैंने बोला था रेडियस ऑफ अर्थ को हम आर ई से डिनोट करते हैं। क्लियर? चलो, अब इसके ऊपर में थोड़ा सा डिफरेंट लेके जाएंगे, रेड लाइन लेके जाते हैं। मान के चलो यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट है। ठीक है, ऑब्जेक्ट है तो हमारे ऑब्जेक्ट के मास को हम एमओ से दिखाएंगे। ये क्या हो जाएगा? मास ऑफ ऑब्जेक्ट। ठीक है, इन दोनों के बीच में एक सर्टन हाइट रहेगी, एक हाइट रहेगी ना यहाँ पे। अर्थ से लेके ऑब्जेक्ट की एक हाइट होगी स्पेसिफिक। ठीक है, उसके बाद अगर मुझे यहाँ तक लेना है इसको, ठीक है, हाइट को अगर मैं यहाँ से देखूँ तो ये क्या हो जाएगा? देखो, यहाँ से यहाँ तक आर ई है और ये एच है, मतलब ये क्या हो जाएगा? एच प्लस आर ई। क्लियर ना? या फिर आर ई प्लस एच बोल सकते हो, आर ई प्लस एच। ठीक है, मतलब अर्थ की रेडियस की हाइट से लेके ऑब्जेक्ट से लेके अर्थ के सरफेस तक की हाइट, राइट? चलो, और अर्थ का मास रहेगा तो हम इसको क्या बोलेंगे? एम ई बोलेंगे। ठीक है, मास ऑफ अर्थ। क्लियर? चलो, तो स्मॉल जी का मास से कोई लेना देना नहीं है, ये हमने पहले भी बोला था। ठीक है, स्मॉल जी का मास से कोई लेना देना नहीं है। प्रूफ के लिए अगर हम एग्जांपल दें, ठीक है, इससे पहले हमने देखा ना स्मॉल जी का मास से कुछ लेना देना नहीं है, जब मैंने एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी आपको बताया। ठीक है, तो अगर मेरे पास कुछ है यहाँ पे अवेलेबल प्रैक्टिकल के लिए, ओके, आई एम डूइंग वन थिंग। मेरे पास ना ये 2 पेजेस है। अच्छा बाबा, 2 पेजेस है। ठीक है, अब इसको ना मैं इक्वली कट कर लेता हूँ। देखो, मैंने इक्वली कट कर लिया। अब मैं अगर इन दोनों को छोड़ रहा हूँ ऊपर से नीचे, दोनों साथ में गिर रहे, दोनों साथ में गिर रहे हैं, बट अगर मैं इसको फोल्ड कर दूँ, ठीक है, और अब दोनों को फेंक दूँ, तो कौन सा पहले गिर रहा है? कौन सा पहले गिर रहा है बाबा?
ये वाला चलेगा, ठीक है। तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी डज नॉट डिपेंड ऑन मास ऑफ ऑब्जेक्ट, हम बोल सकते हैं क्या? कैसे बोलेंगे? चलो इसको एग्जांपल के थ्रू प्रूव करते हैं, ठीक है। भाई एग्जाम्पल क्या बोल रहा है, मैंने ये सारी स्ट्रक्चर आपको इसलिए निकाल के दी ताकि आप समझ जाओ कि आर ई क्या है, रेडियस ऑफ अर्थ है, ठीक है। हाइट क्या है, तो एस से डिनोट किया हमने, मास ऑफ ऑब्जेक्ट तो एमओ से, और एम ई क्या है, अर्थ का मास, ठीक है। तो ये अगर हाइट है तो इसको हम क्या बोलेंगे, आर ई प्लस एच को टोटल हाइट बोलेंगे। क्या बोलेंगे? टोटल हाइट होगी। कहाँ से हुई बाबा? ये सेंटर से, ठीक है, क्लियर। चलो फॉर्मूले के हिसाब से देखते हैं, ये डायग्राम याद रखिएगा आप बस, ठीक है। उसके बाद अगर हम फॉर्मूला लिखे यहाँ पे, ठीक है, मैं थोड़ा सा इसको ऐसा ट्रेल करता ताकि मेरे को लिखने में आसानी है। फार्मूला है हमारा एफ इज इक्वल टू, अरे यार ड्रॉ वाइट पेन, एफ इज इक्वल टू जी एम वन एम टू अपॉन आर स्क्वेयर, क्लियर। चलो तो क्या मैं एफ इज इक्वल टू जी, एम वन मतलब क्या है, मास ऑफ अर्थ, और एम टू क्या है मेरे पास, मास ऑफ ऑब्जेक्ट, ये मैंने बोला अभी, ठीक है। मास ऑफ अर्थ, मास ऑफ ऑब्जेक्ट, तो क्या मैं इसको एम ई प्लस एम ओ लिख सकता हूँ? हाँ, एम ई इंटू एम ओ लिख सकता हूँ। तो ये क्या हो जाएगा मेरा, जी एम ई इंटू एम नॉट मतलब मास ऑफ ऑब्जेक्ट, ठीक है, अपॉन आर स्क्वेयर, ठीक है। अब आर स्क्वेयर क्या है बाबा, डिस्टेंस है इन दोनों का, ठीक है। देखो ध्यान से, डिस्टेंस है तो मुझे क्या चाहिए, टोटल डिस्टेंस चाहिए, और आर का स्क्वायर है मतलब आर ई प्लस एच का टोटल डिस्टेंस का स्क्वायर हो जाएगा। तो क्या मैं इसको आर लिखने से अच्छा इसको मैं आर ई प्लस एच का स्क्वायर लिख सकता हूँ, बिल्कुल लिख सकता हूँ, राइट। चलो उसके बाद में मुझको बताओ, क्या मैं फोर्स को मास इंटू एक्सेलरेशन लिख सकता हूँ, एम इंटू ए, ठीक है। चलो तो क्या मैं इस मास को मास ऑफ ऑब्जेक्ट बोल सकता हूँ, एंड एक्सेलरेशन को मैं ग्रेविटी लिख सकता हूँ, राइट, स्मॉल जी, क्लियर। उसके बाद ये क्या होगा, जी एम ई एम ओ, मास ऑफ अर्थ, मास ऑफ ऑब्जेक्ट अपॉन आर ई प्लस एच का स्क्वेयर। देखो ध्यान देना, ठीक है, मैंने इसको मास ऑफ ऑब्जेक्ट लिया है, एक्सेलरेशन को एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी दिया है। अब क्यों लिया है बाबा, तो क्यों लिया है, ग्रेविटेशन में है हम लोग, एक्सेलरेशन को एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्यों लिया है, बिकॉज अर्थ सरफेस से लेके हाइट देखो ऑब्जेक्ट, ठीक है, तो ये किसी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी नीचे आ रही है, राइट। तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, एक्सेलरेशन जो रहेगा एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी हो जाएगी। अब हमें इसमें क्या करना है, हमें इसमें क्या करना है, स्मॉल जी के लिए हम निकाल रहे थे, तो स्मॉल जी की तरफ हम बढ़ेंगे। चलो तो स्मॉल जी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, स्मॉल जी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, देखो एम जीरो के साथ एम जीरो कट जाएगा यार, कट जा रहा है, ठीक है। क्या बचा है भाई, यहाँ पे बचा है हमारे पास जी एम ई अपॉन आर ई प्लस एच का स्क्वेयर, ठीक है। ये तो गया, तो जी इज इक्वल टू क्या हो गया, ठीक है। तो आपने अगर ध्यान दिया होगा, अगर आपने इसमें ध्यान दिया होगा, तो यहाँ पे क्या हो गया, एक चीज चेंज हुई है, जो कि इसमें एम जीरो मतलब एम नॉट जो था हमारा वो गायब हो गया। कहाँ हो गया है, गायब हो गया, मतलब कि स्मॉल जी में कहीं पे भी आपको मास ऑफ ऑब्जेक्ट लग रहा है क्या, नहीं नजर आ रहा है। मतलब ये क्लियर, ये चीज क्लियर है कि ग्रेविटी जो है ये मास ऑफ ऑब्जेक्ट पे डिपेंड नहीं करती, ग्रेविटी जो है ये मास ऑफ ऑब्जेक्ट पे डिपेंड नहीं करती, क्लियर। चलो यहाँ तक हो गया आपका। अब सेकंड है हमारा एक्सेल, ये तो निकाल लिया हमने, ठीक है। इसके बाद में, इसके बाद में मेरे पास नेक्स्ट टॉपिक है यहाँ पे, इनको लिखना पड़ेगा वापस। नेक्स्ट टॉपिक हमारा आ रहा है वैल्यू ऑफ जी ऑन अर्थ सरफेस। हमने बोला था 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, अगर आपको याद है, थोड़ी सी देर पहले मैंने बोला था, यही बोला था क्या, अर्थ सरफेस पे कितना रहेगा उसका 9 पॉइंट, बट ये वैरी करेगा, मैंने ये भी बोला था, ठीक है। डेप्थ में जाएगा वैरी करेगा, ऊपर जाएगा तो वैरी करेगा। अब किस तरह से वैरी करता है देखते हैं।
अब एक बात है इसमें कि कैसी है मैं बताऊंगा, पहले हम देख लेते हैं, ठीक है। चलो वापस से एक हम निकाल लेते हैं भाई, ये बहुत गंदी बनी है, थोड़ा इसको रीड्रॉ कर लेते हैं। चलो अब हमारे पास इंसर्ट है तो हम क्यों ही थोड़ा सा काम ना बचे अपना। चलो बाबा, तो ये आ गई हमारी अर्थ, नीली पीली, ठीक है। तो यहाँ पे सेंटर है, यहाँ से ये हो गया आर ई, क्लियर, ये हो गया ऑब्जेक्ट, ठीक है। और सरफेस पे हमने बोला इसलिए हमने सरफेस पे लिया है, ठीक है, ज़्यादा ऊपर लेके नहीं गया, हाइट लेके नहीं गया। तो यहाँ पे इसका हाइट तो कुछ होगा नहीं, मास ऑफ ऑब्जेक्ट रहेगा, और ये यहाँ पे रहेगा मास ऑफ अर्थ, क्लियर। तो भाई यहाँ पे जी का फार्मूला क्या हो जाएगा, स्मॉल जी इज इक्वल टू, स्मॉल जी इज इक्वल टू, हमने अभी फॉर्मूला निकाला था, क्या निकाला था, एम ई अपॉन आर ई प्लस एच स्क्वायर, ठीक है। बट सोचने वाली बात ये है कि ये जी एम ई तो आ जाएगा, बट आर ई प्लस एच आएगा क्या, इसमें नहीं आएगा, वाई, बिकॉज हाइट तो गई नहीं ना, ये तो सरफेस ऑफ द अर्थ पे है ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो अगर अर्थ के सरफेस पे है तो हाइट क्या रहेगी, कुछ नहीं, तो ये क्या हो जाएगा, आर ई, रेडियस ऑफ द अर्थ, इसका क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। अब अगर इनकी वैल्यूज पुट करें, वैल्यूज पुट कैसे करनी है सर, बच्चा थोड़ी देर पहले मैंने कुछ बताया था आपको, वैल्यूज लिख के दी थी, इंपॉर्टेंट वैल्यूज याद है। तो जी की वैल्यू क्या लिखी थी हमने तब, 6.67 मल्टीप्लाइड बाय 10⁻⁻11। उसके बाद एम ई, मास ऑफ अर्थ की वैल्यू मैंने बताया 6 × 10⁻24 अपॉन आर ई की वैल्यू मैंने बताई थी आपको 6.4, 6.4, ठीक है, टू द पावर, सॉरी 6.4 मल्टीप्लीकेशन में रहेगा ना, 6.4 मल्टीप्लाइड बाय 10⁻6 का स्क्वायर, बिकॉज आर ई का स्क्वायर है, ठीक है। तो इन सबका अगर आप कैलकुलेशन करो, अगर इन सबका कैलकुलेशन करो तो वैल्यू आती है जी इज इक्वल टू 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है। क्या आती है वैल्यूज, मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है। या फिर आपको ऐसे लिखना है तो आप ऐसे भी लिखोगे 9.8 मीटर एस टू द पावर -2, यही होता है पर सेकंड, मतलब नीचे का ऊपर जा रहा है मल्टीप्लिकेशन में -2 हो जा रहा है, यार ये कोई लॉजिकल चीज़ है, इतना कुछ समझने वाली चीज़ है, ठीक है, क्लियर हुई है, ठीक है। तो यहाँ पे आपने देखा कि जी की वैल्यूज जो है, मैक्सिमम वैल्यू अर्थ सरफेस पे कितनी, ये मैक्सिमम वैल्यू है जी की अर्थ सरफेस पे, मैक्स वैल्यू, क्लियर। तो आपने एक चीज नोटिस की होगी यहाँ पे कि जी की मैक्सिमम वैल्यू अर्थ सरफेस पे कितनी थी, कितनी थी, 9.8 मीटर पर सेकंड, ठीक है। बट बट क्या ये नीचे जाएगी तो चेंज होगी, ऊपर जाएगी तो भी चेंज होगी क्या, ठीक है, ये सवाल है। तो भाई जी की वैल्यू अर्थ सरफेस पे इससे ज्यादा नहीं हो सकती, ये तो क्लियर हो गया, ठीक है। अर्थ सरफेस पे जी की वैल्यू इससे ज्यादा नहीं हो सकती है, 9.8 से अर्थ सरफेस पे ज्यादा नहीं होगी, बट ऊपर जाओगे तो हाइट बढ़ेगी, ऊपर जाओगे तो हाइट बढ़ेगी, मतलब जी कम हो जाएगा, ठीक है, जी कम होगा ना, हाइट अगर बढ़ी यहाँ पे डिवाइड में अगर ज्यादा वैल्यूज आ रही तो हाइट ऊपर जाएगी, तो हाइट अगर बढ़ी तो जी कम हो जाएगा, इतना क्लियर हुआ, इतना क्लियर हुआ क्या, इतना क्लियर हुआ। बट बट समझने वाली बात यह है कि अर्थ के अंडर जाने पर भी जी की वैल्यू चेंज होती है, कम होती है, ऊपर जाने पे तो कम हो रही है, बट नीचे जाने पे भी क्यों कम हो रही है, क्यों कम हो रही है, ये सारी चीजें हम देखने वाले हैं, ठीक है, डोंट वरी अबाउट इट, देखते हैं। तो यही प्रूव करना है हमें आगे, ठीक है। अभी तो निकाला यार इसका डेरिवेशन, चलो बाबा, तो थोड़ा हटाने दो मुझे, एक्स्ट्रा पेजेस है ये, चलो ओके कोई बात नहीं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे पास आ रहा है, प्रूव दैट द वैल्यू ऑफ जी, मतलब द वैल्यू ऑफ जी इज मैक्सिमम एट अर्थ सरफेस, देखो ये तो कांस्टेंट है रे, ये तो गलत हो गया, ये तो रहेगा स्मॉल जी, क्या आएगा, स्मॉल जी आएगा, बिकॉज क्या है वो, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट तो कांस्टेंट रहेगा, तो वो तो चेंज होने का सवाल ही नहीं उठता है, ठीक है। स्मॉल जी की वैल्यू जो रहेगी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की, ये वेरी करेगी,
तो मैक्सिमम एट अर्थ सरफेस, तो अगर इसने बोला है कि प्रूव दैट द वैल्यू ऑफ जी इज मैक्सिमम एट अर्थ सरफेस, तो अगर हाइट अर्थ सरफेस पे मैक्सिमम ये प्रूव करना है तो पहले क्या करना पड़ेगा, हमें एट हाइट निकालना पड़ेगा, एट डेप्थ निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो इसके लिए हमें प्रूव करना होगा कि हाइट पे और डेप्थ पे वैल्यू ऑफ जी जो रहेगी, ठीक है, वैल्यू ऑफ जी वो कम होती है तो मैक्सिमम रहती है अर्थ सरफेस पे, ये प्रूव, राइट। नीचे जाने पर भी कम होती है, ऊपर जाने पर भी कम होती है, ये प्रूव करना पड़ेगा इस सवाल के लिए। अगर ऐसा आएगा तो हमें क्या क्या निकालना पड़ेगा, पहले निकालना पड़ेगा हमें एट हाइट, फिर डेप्थ भी निकालेंगे, ठीक है। एट हाइट, एट हाइट क्या होता है बाबा, ठीक है। तो चलो भाई फिर से डायग्राम पे आ जाते हैं। एक ऑब्जेक्ट ले लिया है मैंने, इसका मास एमओ है, डन 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 डन, गया मैं, ये आ गई मेरी अर्थ, अर्थ है, ठीक है। ये भाई साहब ये सेंटर इधर बना रहा हूँ मैं इस बार, ये हो गया आर ई, क्लियर। यहाँ से हो गई इसकी हाइट, और सरफेस पे एच, क्लियर हो गई, क्लियर हो गई, और सरफेस पे हाइट एच होगी, क्लियर। सो एज वी नो, क्या पता है बाबा हमें, एज वी नो, पता सब है हमें, एट अर्थ सरफेस क्या होता है रे, एट अर्थ सरफेस पे हमने ऑलरेडी फॉर्मूला निकाल लिया है, कैप सॉरी स्मॉल जी इज इक्वल टू जी एम ई अपॉन आर ई का स्क्वायर, ठीक है। एट अर्थ सरफेस तो ये है, ठीक है, क्लियर ना। अर्थ सरफेस पे क्या रहेगी वैल्यू, यही रहेगी जी एम ई, बिकॉज मास पे, ऑब्जेक्ट के मास पे डिपेंड नहीं करता, हमने थोड़ी देर पहले बोला था, हमने वैल्यू निकाली थी स्मॉल जी के, अर्थ सरफेस पे है, ठीक है। तो एट हाइट क्या हो जाएगी, ठीक है। सो एट हाइट एच, एट हाइट एच क्या होगा हमारा, एट हाइट एच हो जाएगा, अब ग्रेविटेशन का हाइट के साथ में जुड़ना कॉमन है, बिकॉज हाइट पे निकाल रहे तो ये क्या हो जाएगा, स्मॉल जी एच, जी एम ई, ठीक है, अपॉन एम ओ तो था नहीं, आर ई प्लस एच आ जाएगा, इसका स्क्वायर हो जाएगा, स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम ना। तो हाइट तो जुड़ेगी, अभी एट हाइट पे निकाल रहे हैं तो, ठीक है। अब इतना तो पता चल गया होगा कि डिनोमीटर में अगर, डिनोमीटर में अगर एक, चलो एक बात बताओ मेरे को, टाइम टाइम के साथ बताओ, अगर डिनोमीटर में, अगर डिनोमीटर में या फिर डिनोमीटर की वैल्यू बढ़ जाए, फिर डिनोमीटर बढ़ जाए, तो वैल्यू कम होगी या ज़्यादा होगी स्मॉल, स्मॉल जी की। टाइम स्टैंड के साथ इसका आंसर दो मुझे, बोला, लिखा, टाइप करते हो, ज़्यादा ज़्यादा, कम 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 कम, ज़्यादा ज़्यादा, कम कम, हो गया सबके टाइप, ठीक, डन। देखो भाई, जब भी डिनोमीटर बढ़ता है ना, जब भी डिनोमीटर बढ़ता है तो इतना पता रखो कि जो भी इधर रहेगा उसकी वैल्यू हमेशा कम होगी, उसकी वैल्यू हमेशा कम होगी, ठीक है। चलो, तो ये आ गया हमारे पास में। उसके बाद अगर इसको हम कंपेयर करेंगे, फॉर कंपेयरिंग विथ अर्थ सरफेस, या फिर सरफेस ऑफ अर्थ, अगर इसको अर्थ के सरफेस के साथ अगर मैं कंपेयर करूँ तो क्या था मेरा अर्थ का सरफेस पे, यहाँ पे बस आर ई था और उसका स्क्वायर था, यहाँ पे एच ज़्यादा बढ़ गया, बस बाकी कोई भी चेंजेस इसमें नहीं है, ठीक है। तो मान के लो इसको अगर मैं इसके साथ कंपेयर कर रहा हूँ, जी एम ई अपॉन आर का, आर ई का स्क्वायर, मतलब रेडियस ऑफ अर्थ का स्क्वायर, ठीक है। इसके साथ अगर इसको कंपेयर कर रहा हूँ तो मैं यहाँ डिनोमीटर को अगर आर ई से मल्टीप्लाई कर दूँ, या आर ई जो है इससे अगर डिनोमीटर को मल्टीप्लाई करूँगा और आर ई से ही डिवाइड करूँगा, ठीक है, तो क्या होगा। अब ऐसा क्यों सर बोलोगे, पहले माइंड में आएगा कि अरे यार सर आप ऐसा क्यों कर रहे हो, डिनोमीटर को क्यों करना है मल्टीप्लाई, क्यों करना है डिवाइड करना, ताकि यहाँ पे क्या होगा, ताकि यहाँ पे क्या होगा, तो यहाँ पे आर ई का स्क्वायर हो जाता है तो कॉमन आ सकता है, ठीक है। और कॉमन आएगा तो मुझे थोड़ा आसानी हो जाएगा करने में, तो मैं इधर क्या करूँगा, आर ई से डिवाइड एंड मल्टीप्लाई कर दूँगा, क्लियर हो गया चीज़। तो अगर मैं यहाँ पे आर ई से डिवाइड एंड मल्टीप्लाई करूँ, ठीक है, आर ई से डिवाइड एंड मल्टीप्लाई करूँ तो क्या होगा, तो देखते हैं क्या होगा। तो यहाँ पे हो जाएगा जी एच इज इक्वल टू जी एम ई अपॉन आर ई प्लस एच को मैं आर ई से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, ये पूरी इसको, और इसको ही मैं आर ई से डिवाइड कर रहा हूँ, ठीक है, और इसका कर रहा हूँ मैं स्क्वायर। चलो,
तो सिंपल सा फॉर्मेट है मेरे पास। क्या आ गया है मेरे पास, एक चीज़ आ गई जिसको मैं बोलूँगा देयरफॉर जी एच इज इक्वल टू जी एम ई, ठीक है, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट मास ऑफ अर्थ। अब यहाँ पे मेरा आर ई का स्क्वायर हो जाएगा, देखो आर ई का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। और ये पे अंदर मुझे मिलेगा 1 + h/, आर ई का स्क्वायर, ठीक है। क्लियर हो गया। अब ये डिनोमिनेटर में अगर ऊपर लेके जाऊंगा तो क्या हो जाएगा, ये माइनस में चला जाएगा स्क्वायर। देयरफॉर जी एच इज इक्वल टू जी एम ई अपॉन आर ई का स्क्वायर, ठीक है। ये तो कर दिया मैंने। अब इसको अगर ऊपर लेके जा रहा हूँ मैं तो ये हो जाएगा 1 + h/, पावर -2, ठीक है। क्योंकि ऊपर लाया इसलिए -2 हुआ, ठीक है। बेसिक चीज़ है, ऊपर अगर लेके जाऊंगा तो ये माइनस में चला जाएगा पावर, ठीक है। तो देयरफॉर क्या हो जाएगा, जी एम ई अपॉन आर ई का स्क्वायर। अब ये क्या है रे बाबा, फार्मूला है और सरफेस का, ठीक है। अब ये कैसे हो गया बोलोगे, एक काम कर दो, यहाँ पे मैथ लगेगा, ठीक है। एक फार्मूला लगता है, ठीक है। यहाँ पे एक फार्मूला आता है, बताता हूँ मैं कौन सा आता है, ठीक है। यहाँ पे एक फार्मूला आता है, उसके हिसाब से ये होगा, ठीक है। जी का हाइट पे क्या होगा, देखो सरफेस ऑफ द अर्थ जी मिल गया हमें, ठीक है। जी एम ई अपॉन आर ई का स्क्वायर मिल गया, ठीक है। जी एम ई अपॉन आर ई का स्क्वायर मिल गया, ठीक है। ये तो हट जाएगा, इसका तो कोई काम नामो निशानी नहीं रहेगा, ठीक है। तो एक फार्मूला आता है इसमें, ठीक है। अब फार्मूला क्या आता है, मैं एक लिख रहा हूँ इसको, इतना पता होगा ना। ये कैसे आएगा, देखो जी एम ई अपॉन आर स्क्वायर स्मॉल जी होता है, इसका स्मॉल जी हो जाएगा, ये पता है आपको। और ये जो रहेगा 1 + है जिसके साथ जुड़ जाएगा, हट जाएगा मतलब जुड़ जाएगा, आगे आएगा, ये नहीं कि कट रहा है। देखो पहले ये इतना पता है कि आपको ये मीन्स ये होता है, ये मीन्स ये होता है, तो यहाँ पे स्मॉल जी आ जाएगा। पहले मैं रख देता हूँ इसको, ठीक है, ताकि आपको कुछ खट्टा वटा नहीं है, इतना समझ में आ जाएगा। जी एच इज इक्वल टू ये हो जाएगा स्मॉल जी, और इधर आ जाएगा 1 + h/r ई का -2। क्लियर है यहाँ तक, चलो ये कैसे हुआ पता चल गया, ठीक है। यहाँ पे मैंने इस वैल्यू को स्मॉल जी पुट किया, क्लियर। अब इसके बाद में एक मैथ का फार्मूला लगता है, मैंने बोला था। चलो मैथ का फार्मूला कौन सा है इसके बारे में हम बात करते हैं। पहले मैं इसको वापस लिख लेता हूँ यहाँ पे, ताकि आपको थोड़ा क्लियर हो जाए, ठीक है। तो ये था हमारे पास में जी एच इज इक्वल टू स्मॉल जी इन ब्रैकेट 1 + h/r e⁻², क्लियर। चलो अब यहाँ पे ध्यान दो, ठीक है, बहुत ज़्यादा ध्यान देके सुनना। आपने मैथ में बायोनोमिकल सॉरी बायोनॉमिकल एक्सप्रेशंस का नाम सुना होगा, ठीक है। उसका फार्मूला पर पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा होगा तो मैं अभी एक शॉर्ट में बता रहा हूँ फॉर्मूला कौन सा रखता है। यहाँ पे मैं लिख भी देता हूँ मैथ फॉर्मूला, ये इसके लिए लगेगा, ठीक है, इसके लिए लगेगा। क्या लगता है मैथ का फार्मूला, ठीक है। देखो थोड़ा सा ध्यान दोगे तो समझ जाएगा। अगर बायोनॉमिकल एक्सप्रेशंस आपने नहीं पढ़े है, बायोनॉमियल एक्सप्रेशंस अगर आपने नहीं पढ़े है तो क्लियर हो जाएगा। अगर कोई फ्रैक्शन में हो, ठीक है, जैसे 1 + a/b⁻n फ्रैक्शन में है, ठीक है। ये ऐसे दिख रहा है 1/a/b, ठीक है, h/r e⁻n, ठीक है, टू द पावर -2 है, ठीक है। अगर कोई फ्रैक्शन में हो, ठीक है, इस तरह से, एंड a मतलब न्यूमरेटर जो है काफी छोटा हो, क्या हो, काफी छोटा, ये क्या होगा। फॉर्मूला ध्यान से सुनना, नहीं तो यहाँ पे गड़बड़ कर सकते हो, इसलिए मैं बता रहा हूँ। बायोनोमियल एक्सप्रेशंस का फॉर्मूला है, ठीक है। अगर अगर कोई फ्रैक्शन में हो, ठीक है, एंड ए काफी छोटा हो, मतलब a/b का ए काफी छोटा हो, काफी छोटा है किससे, b से, ठीक है, मतलब ए स्मॉलर देन बी, ठीक है, क्लियर। और एक जोड़ दो यार, इससे भी छोटा, ठीक है। तो हम जो पावर रहेगा, ठीक है, पावर को आगे ला सकते हैं, आगे ला सकते हैं बायनोमियल एक्सप्रेशंस के हिसाब से। अगर न्यूमरेटर मतलब ये काफ़ी छोटा हो किससे, डिनोमिनेटर से बी से, तो हम पावर को आगे ला सकते हैं। अब हाइट, ठीक है, और आर ई की हम बात कर रहे थे, ठीक है। अगर हम आगे लाए तो क्या हो जाएगा, ये 1 + a/b⁻n जो था ये हो जाएगा
1 + Na/b, ठीक है। तो ऐसा हो जाएगा। देन ये सब थी इसकी बात, ठीक है। ये सारा का सारा था मैथ का फार्मूला, तो इसको जोड़ दो, ठीक है। आप डायरेक्ट ये लिख के स्टेप लिख देना, बायनोमियल एक्सप्रेशन, ये स्टेप लिख लेना, बाय बायनोमियल, यहाँ पे लिख दो, ये लिख देना डायरेक्ट बाय बायनोमियल एक्सप्रेशन फार्मूला, ठीक है। और इसके बाद डायरेक्ट लिखना आपने स्टेप, तो क्या हो जाएगा, देन जी एच इज इक्वल टू स्मॉल जी 1 + जो था, अब ये क्या हो जाएगा, देखो प्लस प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, क्योंकि -2 था तो ये हो जाएगा -2H/RE। क्लियर हो गया, क्लियर हो गया था। क्या हुआ, हमने पावर को आगे ला लिया, ठीक है। देयरफॉर जी एच क्या हो गया है, ये जी से छोटा है, ठीक है। हाइट ऑफ जी से छोटा है, हाइट ऑफ जी से, सॉरी, हाइट ऑफ जी क्या है, ग्रेविटी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी से छोटा है, ठीक है। तो ये जो फार्मूला है ना, ये सिर्फ छोटी चीज, छोटी हाइट के लिए है, ठीक है। छोटे हाइट के लिए यूज होगा, ऐसा नहीं कि तुम हर तरफ उसको यूज करते हो, फिर सिर्फ छोटी हाइट के लिए यूज होगा, ठीक है। चलो, इसके बाद आते हैं एट डेप्थ पे, कंटिन्यू है, हाँ ये एक ही इसका पार्ट है। एट डेप्थ की अगर हम बात करें, तो एज सरफेस ऑफ अर्थ, अभी सरफेस ऑन अर्थ पे हमें पता है कि जी इज इक्वल टू क्या था, हमें कैपिटल जी एम ई अपॉन आर ई का स्क्वायर आया था, ठीक है। इतना पता है, ठीक है। इतना पता रहने के बाद, यार ये माइक बार बार टेढ़ा हो जा रहा है ना, मिल जा रही है, चलो ठीक है, इसको इधर कर लेते हैं, जस्ट गिव मी अ मिनट। ओके, अभी क्लियर है, चलो मैं इस तरह से लिखता हूँ ताकि थोड़ा सा क्लियर हो जाए, हैंड राइटिंग में अच्छी आ जाए। चलो, तो एट डेप्थ पे क्या होगा रे, एट डेप्थ की इसका एक डायग्राम निकाल लेता हूँ मैं, यहाँ पे इंसर्ट करता हूँ मैं एक सर्कल, इसके अंदर और एक सर्कल ले लेता हूँ। डेप्थ की बात कर रहे हैं ना, चलो, नहीं डेप्थ की बात कर रहे तो ऐसे ले लेते हैं, चलो। यहाँ पे मैंने मान के चलो एक ऐसा कुछ पकड़ लिया है, इसको फिक्स कर देता हूँ, मान के लो ये सेंटर है मेरा, ठीक है। अब ये सेंटर से लेके यहाँ तक ये है आर ई, ठीक है, डी है मेरा, ठीक है। और ये भी क्या हो जाएगी, रेडियस हो जाएगी। और ये जो ऑब्जेक्ट है, मास ऑफ ऑब्जेक्ट है, यहाँ तक डिस्टेंस ट्रैवल किया इसने, ऑब्जेक्ट नीचे जा रहा है अभी, ठीक है, नीचे की तरफ जा रहा है, ये मास ऑफ ऑब्जेक्ट हो जाएगा, ठीक है, क्लियर। चलो, तो अभी हम अगर बात करें इधर, तो अगर ये डिस्टेंस ट्रेवल किया ना, मास ऑफ ऑब्जेक्ट में नीचे आया, तो अगर नीचे जा रहा है मतलब वहां पे हमने आर ई प्लस एच किया था, ठीक है। अब यहाँ पे आर ई माइनस डी करेंगे, हम डेप्थ में जा रहा है ना, एच हाइट के लिए लिया था, तो अभी आर ई माइनस डी होगा, क्योंकि उल्टा जा रहा है, नीचे जा रहा है, नीचे की तरफ जा रहा है, ये हो जाएगा आर ई माइनस डी, ठीक है। तो फॉर्मूला क्या मिलेगा मुझे, फॉर्मूला मिलेगा एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट डेप्थ इज इक्वल टू जी, ठीक है। अब देखो, मैं एक चीज लिख रहा हूँ, मेरे को बता, जी एम ई अपॉन यहाँ पे आर ई माइनस डी का स्क्वायर, क्योंकि डेप्थ में है, ठीक है। चलो, क्या मैंने ये सही लिखा है, एक गलती है इसमें, देखो अभी तक के हम यहाँ पे ना एम ई ले रहे थे, यार मेरा ही काम बढ़ेगा। अभी तक हम यहाँ पे एम ले रहे थे, एम ई ले रहे थे, मास ऑफ अर्थ ले रहे थे, लेकिन अब ये मास ऑफ अर्थ नहीं रहा बच्चों, अभी ये मास ऑफ अर्थ नहीं रहा, अब ये हो गया है मास ऑफ इनर अर्थ। जिसको समझ में आया टाइम स्टैम्प के साथ में बता देना, ये क्या हो गया अभी, मास ऑफ इनर अर्थ, इनर अर्थ के लिए हम लेंगे आर, ठीक है। सो हाउ टू फाइंड मास ऑफ इनर अर्थ, ये सबसे बड़ा क्वेश्चन है, ठीक है। तो मास ऑफ वेलोसिटी आपको पता होगा, क्लियर, मास ऑफ वेलोसिटी पता है, ऐसा कोई कंसेप्ट नहीं है। मास ऑफ डेंसिटी पता है,
पता है सर, ठीक है। तो एक फार्मूला अगर मैं बताऊँ यहाँ पे आपको, डेंसिटी ऑफ होल अर्थ, पूरे अर्थ की डेंसिटी इक्वल टू हो जाएगी डेंसिटी ऑफ इनर अर्थ। अरे उसी का पार्ट है ना भाई, ठीक है, डेंसिटी ऑफ इनर अर्थ। ठीक है, तो यहाँ पे डेंसिटी का फॉर्मूला क्या आता है हमें पता है, मास अपॉन वॉल्यूम, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पे वैल्यूज डालूँ, मास अपॉन वॉल्यूम की अगर मैं बात करूँ और इस फार्मूले की हिसाब से डालूँ, डेंसिटी ऑफ होल अर्थ इक्वल टू डेंसिटी ऑफ इनर अर्थ, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, वापस से मैं यही फार्मूला लिखता हूँ यहाँ पे, डेंसिटी ऑफ होल अर्थ इज इक्वल टू डेंसिटी ऑफ इनर अर्थ। क्लियर? चलो भाई, डेंसिटी ऑफ पोलर इज इक्वल टू डेंसिटी ऑफ इनर अर्थ की अगर बात करूँ और मेरे पास में फॉर्मूला था मास अपॉन वॉल्यूम, तो यहाँ पे डेंसिटी ऑफ अर्थ में अर्थ का मास क्या है, तो एम ई है, अपॉन वॉल्यूम क्या हो जाएगा उसका, 4 पाई, सॉरी 4/3 पाई आर ई का क्यूब, राइट, बिकॉज रेडियस ऑफ द अर्थ ना, इज इक्वल टू, इसका मास क्या हो जाएगा, एम आई हो जाएगा इस बार, बिकॉज मास ऑफ इनर अर्थ ले रहे हैं हम। इसका क्या आ जाएगा, सेम 4/3 पाई, बट इसका क्या डिस्टेंस है, इसका क्या हाइट है, तो ये है आर ई माइनस डी का क्यूब, ठीक है। चलो, दोनों फॉर्मूले में बैठी। अब ये 4/3 पाई और 4/3 पाई कैंसिल हो जाएंगे, ठीक है। तो बच्चा क्या भाई मेरे पास, अगर मैं एम आई को इधर लेके आऊँ, मास ऑफ इनर अर्थ को इधर मैंने लाया, तो मेरे पास एम ई इधर गया, मास ऑफ अर्थ इधर गया, और इधर बचा है आर ई, रेडियस ऑफ अर्थ, डी मतलब उसका इनर डेप्थ का क्यूब अपॉन रेडियस ऑफ अर्थ का क्यूब। तो ये मुझे मिल गया, किसके लिए मिला है ये, अरे ये मुझे किसके लिए मिला है, किसके लिए मिला है गाइस, ये मुझे मिला है मास ऑफ इनर अर्थ की वैल्यू, एम आई की वैल्यू, ठीक है। क्लियर? चलो, तो अब थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। नहीं नहीं, ख़त्म नहीं हुआ है भाई, अभी तो सिर्फ इनर अर्थ का आया है, ठीक है। अब इसको, इस वैल्यू को फॉर्मूला में पुट करते हैं, पुट द वैल्यू ऑफ मास ऑफ इनर अर्थ इन द फॉर्मूला, क्या हो जाएगा ये, जी डी, जी तो आएगा इक्वल टू, ठीक है। उसके बाद देखो क्या था फार्मूला हमारा, ऊपर जाना पड़ेगा, ये फार्मूला था हमारा, जी एम आई, तो एम आई की जगह पे क्या करेंगे हम, उसके वैल्यू पुट कर देंगे पूरी की पूरी। चलो, तो एम आई की जगह पे क्या आ जाएगा ये, एम ई, ये वैल्यू आई थी ना, एम ई आर ई ई का क्यूब अपॉन, अब देखो नीचे में क्या था, अपॉन में आर ई का क्यूब, और ये क्या हो जाएगा भाई, आर ई माइनस डी, जो उसकी वैल्यू थी ये भी मिल गया, ठीक है। ये हो गया, ये दोनों मल्टीप्लाई किया। अब एक चीज़ ध्यान देखो, यहाँ पे देखो माइनस आर ई, ठीक है, रेडियस ऑफ अर्थ माइनस डेप्थ में जितना आया था वो इसका स्क्वायर है, और यहाँ पे क्या है, क्यूब, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, स्क्वायर के साथ में एक, तो यहाँ पे एक ही बचेगा, ठीक है। तो क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ, जी डी इज इक्वल टू जी एम ई आर ई माइनस डेप्थ का पावर 1, मतलब नहीं लिखा तो भी चलेगा, और अपॉन आर ई पावर 3। क्लियर? अब इसको क्या मैं सेपरेट कर सकता हूँ, हाँ कर सकते हैं, ये दोनों के साथ में, दोनों टर्म के साथ में, चलो करते इसको। तो ये क्या हो जाएगा, जी डी इज इक्वल टू जी एम ई अपॉन आर ई का स्क्वायर, ठीक है। और इसको मैं इधर अलग में लिख सकता हूँ, आर ई माइनस डी अपॉन आर ई, लिख दिया मैंने। अब देखो भाई, ये किसकी तरह नजर आ रहा है तुमको, वापस से
क्या ये स्मॉल जी आ गया हमारा? हाँ, आ गया। ये हो जाएगा जी डी इज इक्वल टू स्मॉल जी, ठीक है, 1 - ठीक है, अब आ रही है, ठीक है, चलो काट दो यार, खत्म करो, समझ गए होंगे तुम लोग, समझदार हो इतना, ठीक है। चल तो क्या आ जाएगा, 1 - 1 है, ठीक है, इधर का इधर शिफ्ट कर देता हूँ मैं, ठीक है, 1 - D/RE, ठीक है। चल तो देयर फॉर ये क्या हो गया, जी डी, ये भी स्मॉल हो गया, देखो ना, जी में से ये माइनस होगा तब जी डी आएगा, ठीक है, जी के साथ ये सारी वैल्यूज जुड़ रही है, तो क्या होगा, ये वैल्यू जो रहेगी, अब देखो हाइट की जो बात की थी हमने, ठीक है, पहले ये इसको फॉर्मूले में डाल देते, इसको, अब देखो इस कंडीशन में मैं बताऊँ, ये किसी भी डेप्थ पे जीडी की वैल्यू कम ही रहेगी, ठीक है, लेकिन हाइट वेरी करती है, ओके, लेकिन डेप्थ का अगर मैं बात करूँ तो ये किसी भी कितने भी डेप्थ में जाओ, जी की वैल्यू सिमिलर रहेगी, ठीक है, इसमें डालोगे जी की वैल्यू सिमिलर आ जाएगी, ठीक है। इसके बाद आते हैं हम केपलर्स लॉ पे, ठीक है, चलो भाई, अब केपलर्स लॉ क्या क्या है, ठीक है, केपलर कौन थे, क्या थे, इसके बारे में हमने पहले पढ़ा है, ठीक है, बट अगर मैं मेरे हिसाब से बता तो केपलर सर ने जो है 3 लॉज दिए थे, राइट, ये सबको पता है, एंड जैसे न्यूटन सर की है लॉ, फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, सेकंड लॉ ऑफ मोशन, थर्ड लॉ ऑफ मोशन, वैसे ही केपलर सर के, एंड केपलर सर ने जो है लॉ दिए थे प्लानिटरी मोशंस के ऊपर, जो कि आपके स्क्रीन पे दिख रहे होंगे, ठीक है, जर्मन साइंटिस्ट थे, एक मैथमेटिशियंस थे, एस्ट्रोनॉमर थे, जोहान्स केपलर, जिसको कैपलर भी बोला जाता है, ठीक है, 3 दिए थे उन्होंने, ठीक है, 1609 से लेके 1619 तक, ठीक है, कुछ ऑब्जर्वेशन किए थे उन्होंने, ठीक है, उसके थ्रू आउट इन्होंने जो है कुछ लॉज दिए थे, ठीक है, उससे पहले कुछ अलग अलग चीज़ें मानी जाती थी, ठीक है, तो 3 लॉज के हिसाब से फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ, थर्ड लॉ उनके क्या है, तो एक स्क्रीन पे मैंने आपको एक ही इस पे मैनेज करके देखा है कि कैसा कैसा रहेगा, इन शॉर्ट पहले मैं बताता हूँ, फिर मैं डिटेल में बताऊँ। केपलर का फर्स्ट लॉ बोलता है ऑल द प्लैनेट्स अराउंड द सन इन द एलिप्टिकल ऑर्बिट्स विद द सन एट वन ऑफ द फोक। चलो, तो पहले ना इस स्टेटमेंट पढ़ लो, ऑल द प्लैनेट्स ऑर्बिट around the sun in the path described by the ellipse with the sun at one of its टू फोक, ठीक है, तो ये तो पता होगा आपको, देखो सबसे पहले ना कुछ चीज़ें थी कि पहले के लोग ऐसा समझते थे कि सन जो है वो अर्थ के आसपास घूम रहे, ठीक है, पहले के लोगों का ये मानना था कि सन जो है वो अर्थ के आसपास घूम रहा है, ठीक है, उसके बाद में उसका उल्टा बोलने लगे, ठीक है, कि अर्थ जो है वो सन के सर्कुलर में घूम रही है, ठीक है, सर्कल में घूमती है, उसके बाद हाँ वही, उसके बाद उन्होंने बोला कि अर्थ जो है ना वो सन के सर्कुलर पाथ में घूम रही है, ठीक है, पहले सर्कुलर बोलते थे, सर्कुलर पाथ में, जब जाके कहीं पे केपलर सर आया एंड उन्होंने बताया भाई रुक जाओ, ऐसा कुछ नहीं है, मेरा पहला जो लॉ है ना वो ऐसा बोलता है, ठीक है, कि प्लैनेट्स, ठीक है, प्लैनेट्स सन के आसपास इलिप्टिकल पाथ में घूम रहे हैं, ठीक, प्लैनेट्स जो है वो सन के आसपास इलिप्टिकल, इलिप्टिकल मतलब ये हो गया सर्कुलर आपका, सॉरी, ये हो गया सर्कल और ये हो गया ऐसा इलिप्टिकल, ठीक है, इलिप्टिकल में यहाँ पे क्या होता है, इलिप्स के 2 फोका रहते हैं, यहाँ पे एक रहता है, यहाँ पे एक रहता है, ऐसा, ये देखो यहाँ फोकस 1, 2 मिला के फोका बन जाता है, ठीक है, ये 1 और ये 2 दिख रहा है, ये 2, ये 1, वाइट पे वाइट दिखेगा नहीं, ठीक है, मैं दिखाता हूँ आपको इधर, ब्लैक रेड ले लेते हैं, चलो, ये फोकस 1 है एक, ये फोकस 2 है, क्लियर, ठीक है, और इन्होंने ये भी बताया था 2 एक्सिस जो है मेजर एक्सिस और ये माइनर एक्सिस है, दिख रहा होगा, तो देखो इनका पहला लॉ क्या बोलता है ना, पहला लॉ सिंपल बोलता है कि बाबा अकॉर्डिंग टू मैथ, जैसे सर्कल का एक सेंटर होता है वैसे इलिप्स के 2 फोकाई होते हैं, ठीक है, 2 फोकस होते हैं, ठीक है, एंड एक पे एक पे क्या है तो सन है, ठीक है, एक पे क्या है सन है, ठीक है, मान के लिए एक पे रह सकता है, 2 पे, तो एक एक फोकाई पे हम पकड़ लेते हैं, एक फोकस पे सन है, ठीक है, और दूसरा प्लैनेट जो है वो ऑर्बिटल ऑर्बिटल इलिप्टिकल ऑर्बिट में घूम रहा है, ठीक है, तो यही क्या बोलता है, इनका फर्स्ट लॉ बोलता है, ठीक है, कि ऑल प्लैनेट्स, ठीक है, सारे के सारे प्लैनेट्स जो है, ठीक है, ऑल प्लैनेट अराउंड द सन इन द पाथ डिस्क्राइब बाय द एलिप्स विद द सन एट
वन ऑफ इट्स फोकस, मतलब सन एक एक फोकस पे रहेगा और बाकी प्लैनेट जो है ये इलिप्टिकल पाथ में घूमेंगे, ठीक है, क्लियर। फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन ये बोलता है, ठीक है। उसके बाद हम जाते हैं, देखो भाई ये सब प्लैनेट्स है, ठीक है, हंसी मजाक वाले प्लैनेट्स हैं हमारे, ठीक है, आपने सुना होगा, ठीक है। इसको अगर याद रखना है तो एक सिंपल सा कंसेप्ट है, देखो मर्क्यूरी है, वेनस है, अर्थ है, मार्स है, जुपिटर है, सैटर्न है, यूरेनस है, नेपच्यून है। एक चीज़ मैं बता रहा हूँ, ठीक है, उसके बाद ये चीज़ आपको याद रहेगी। टोटल कितने प्लैनेट्स होते हैं? एक मिनट, हाँ अब बताओ, कमेंट बॉक्स में जाके बताओ कि टोटल कितने प्लैनेट्स होते हैं, ठीक है। टाइम स्टैम्प के साथ बता देना, वैसे तो देख लिए थे तुम लोगों ने, बट पता चल ही गया होगा, ठीक। चलो, मजाक का पार्ट था। इतने सारे होते हैं, इनको अगर याद रखना है ना, चलो एक चीज़ बता रहा हूँ, इसके बाद याद रहेगा आपको। माई वेरी एक्सलेंट मम्मा just just serve us नागपुरी पोहा या फिर तर्री पोहा टेस्टी। ओके, सो माय से मर्क्यूरी याद रखना, वेरी से वेनस याद रखना, एक्सलेंट से अर्थ याद रखना, मम्मा से मार्स याद रखना, जस्ट से जुपिटर याद रखना, सर्ट से सैटर्न याद रखना, ठीक है, अस से यूरेनस याद रखना, नागपुर से नेपच्यून, नागपुर नेपच्यून याद रखना, ठीक है, क्लियर। चलो, तो सेकंड लॉ क्या बोलता है, इसकी तरफ पहले मुड़ते हैं हम, ठीक है, वो तो बता दिया मैंने आपको। सेकंड लॉ क्या बोलता है बाबा? सेकंड लॉ, एन इमेजिनरी लाइन जॉइनिंग अ प्लैनेट एंड द सन स्वीप्स इट्स इक्वल एरियाज इन द इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, ठीक है, सेम टाइम में सेम ट्रेवल करेंगे, ऐसा बोलना है इनका। मान के चलो यहाँ पे एक फोकस पे सन था हमारा, ठीक है, ओके, एक क्या हुआ, एक सन था हमारा, किस पे था, तो एक फोकस पे था, यहाँ पे था, ठीक है, एक सेकंड फोकस पे हमने सर ये ले लिया। तो अगर इसने यहाँ से इतना एरिया पहले कवर किया डिस्टेंस, फिर इतना एरिया कवर किया है, ठीक है, एक इमेजिनरी लाइन है, यहाँ से लेते हैं हम, एक इमेजिनरी लाइन ली है, ठीक है, तो प्लैनेट यहाँ से यहाँ तक घुमा, मान के चलो, ठीक है, उसके बाद वो जा रहा है, 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 ठीक है, तो जब वो यहाँ पे आएगा, ठीक है, तो ये यहाँ से यहाँ पे भी सेम रहेगा, ऐसा उसका बोलना है, ठीक है। टाइम टेकन टू ट्रैवल डिस्टेंस वन, ये अगर डिस्टेंस वन है, ठीक है, देन ये इक्वल रहेगा टाइम टेकन टू डिस्टेंस ट्रैवल टू। मतलब ये क्या हो जाएगा, अगर ये मैं ए वन और ए टू दो एरिया ले रहा हूँ, तो ए वन इक्वल टू ए टू रहेगा, ठीक है, समझ में आया? जब कोई प्लैनेट सन के अराउंड में घूमता है ना, सिंपल वे, जब कोई प्लैनेट सन के अराउंड में घूमता है, तब वो इक्वल एरिया स्वीप करता है इक्वल टाइम में, ठीक है, ये सेकंड लॉ बोलता है, इससे ज्यादा सेकंड लॉ कुछ नहीं बोल रहा, क्लियर। जब कोई प्लैनेट सन के अराउंड घूमता है, तब वो इक्वल एरिया स्वीप करता है इक्वल टाइम इंटरवल में, क्लियर। चलो, थर्ड लॉ पे आते हैं। थर्ड लॉ, ब्लैंक हो गया क्या? हाँ, थर्ड, चलो, थर्ड लॉ क्या बोलता है? द स्क्वेयर ऑफ द प्लैनेट, इसका डेरिवेशन भी है भाई, आगे वो भी करना है हमें, ठीक है, मतलब ऐसा ही है, फार्मूले है इसके ऊपर, जिसके ऊपर न्यूमेरिकल्स है, बहुत शॉर्ट में बताऊंगा, फटाफट खत्म हो जाएगा, चलो, थोड़ा सा बचा है। द स्क्वेयर ऑफ द प्लैनेट ऑर्बिटल पीरियड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द क्यूब ऑफ द ऑर्बिट सेमी मेजर एक्सिस, ठीक है, चलो बाबा, मतलब जितना प्लैनेट, देखो यहाँ पे देखो सन लिख रहा है आपको, ठीक है, ये मेजर एक्सिस है टू, ये माइनर एक्सिस है, ठीक है, तो इसका कहना क्या है, इसका कहना ये है कि जितना प्लैनेट का डिस्टेंस सन से बढ़ेगा, जितना ये प्लैनेट है, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक इसका डिस्टेंस है मान के चलो, तो जितना प्लैनेट का डिस्टेंस सन से बढ़ेगा, उतना टाइम पीरियड भी बढ़ेगा, ठीक है, उतना टाइम पीरियड भी बढ़ेगा, लेकिन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल के बढ़ेगा। एक चक्कर मारने के लिए टाइम लगा मान के चलो, तो सिंपल में ये छोड़ दो आप, ये स्क्वायर और क्यूब अगर छोड़ दिया आपने, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द, ये क्यूब अगर छोड़ दिया ना, ठीक है, ये तो वैसे आर रहता है, ठीक है, तो अगर इसको छोड़ दिया आपने, तो मैं सिंपल अगर बताऊँ, तो इसका कहना ये है कि जितना जितना डिस्टेंस सन से बढ़ेगा, उतना ही टाइम पीरियड भी बढ़ेगा, ठीक है, जितना प्लैनेट का डिस्टेंस सन से बढ़ेगा, उतना ही टाइम पीरियड भी रहेगा, ठीक है। उसके बाद हम आते हैं स्क्वायर पे एंड क्यूब पे। द स्क्वायर ऑफ द प्लैनेट्स ऑर्बिटल पीरियड, मतलब कि
ऑर्बिटल पीरियड का स्क्वायर मतलब टी का स्क्वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द क्यूब ऑफ इट्स सेमी मेजर एक्सिस। सेमी मेजर एक्सिस दिख रहा है, ये एक एक मिला के 2a यहाँ पे आ गया सेमी मेजर एक्सिस। तो ये क्या रहेगा, ये इसका क्यूब रहेगा बोल रहे हैं, मतलब कि आर का ये क्या रहेगा, क्यूब रहेगा। ठीक है, क्लियर, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द आर क्यूब, ये बोलता है हमारा कौन, थर्ड लॉ। ठीक है, क्लियर। चलो उसके बाद में आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे जो है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, अच्छा टॉपिक है। ठीक है, ध्यान दो, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी के लिए वापस से मैं वही चीज कर रहा हूँ यहाँ पे, सेम डायग्राम आपको याद रखने हैं, बाकी ज्यादा कुछ नहीं, एक ही डायग्राम की तरफ से हम सब। अर्थ बहुत इंपॉर्टेंट है ग्रेविटेशन में, इतना याद रखना। ठीक है, यहाँ भी अर्थ, ये आ गया इसका भाई सेंटर, वापस से हो गया आर ई। ठीक है, वही होगा, ये ऑब्जेक्ट भाई सबको काफ़ी दूर से फेंकेंगे अभी, ये हो गया मास ऑफ ऑब्जेक्ट, ये हो गया इसका हाइट यहाँ से। ठीक है, और यहाँ से यहाँ पे क्या है, आर ई का हाइट है, मतलब ये हो जाएगा एच प्लस आर ई। ठीक है, अगर वहाँ से लेते हैं, ठीक है, या फिर आर ई प्लस एच भी बोल सकते हैं। तो अगर मैं बात करूँ छोटे से वर्क डन की, मैंने लास्ट टाइम बात की थी, पता है आपको। ठीक है, फोर्स मतलब क्या है यार, वर्क से रिलेटेड, ठीक है, ग्रेविटेशन बोले तो छोटे से वर्क डन को अगर इनटू में फोर्स करता हूँ तो मेरे पास यहाँ पे आ जाता है डी डब्ल्यू इज इक्वल टू एफ डी एक्स कॉस थीटा। क्लियर, आता है ना, फॉर्मूला देखा है कि नहीं वर्क डन के टाइम पे। ठीक है, तो ये क्या है, छोटा सा वर्क डन है, इनटू में मैंने ले लिया एफ डी कॉस थीटा ले लिया। ठीक है, चलो, तो फोर्स है तो फोर्स का हमारा कौन सा फोर्स है, इधर ग्रेविटेशनल फोर्स है, हमें पता है। चलो यहाँ पे मैं ले लेता हूँ डी डब्ल्यू इज इक्वल टू, फोर्स की जगह पे मैं अपनी वैल्यूज डाल देता हूँ, जी एम ई मास ऑफ अर्थ मास ऑफ ऑब्जेक्ट अपॉन आर का स्क्वायर, या फिर यहाँ पे डिस्टेंस हम एक्स से मेंशन कर देते, चलो एक्स का स्क्वायर हो गया। ठीक है, यहाँ पे मैं डी एक्स ले रहा हूँ। ठीक है, ये हो गया। ठीक है, कॉस थीटा कितना रहेगा रे भाई यहाँ पे, ठीक है, कितना रहेगा, अब पहले मैं लिख लेता हूँ फिर बताता हूँ आपको, डी एक्स कॉस 180 डिग्री। अब पहला क्वेश्चन, सर आपने 180 डिग्री क्यों लिया। ठीक है, अगर ये आया है, जिसके माइंड में आया है कि cos 180 क्यों लिया है, ठीक है, जिसको पता है उसका तो छोड़ो, जिसके माइंड में आया ना कमेंट बॉक्स में डालना कि आपके माइंड में आया था। ठीक है, पहली बात, ऑब्जेक्ट को कौन नीचे खींच रहा है, अर्थ नीचे खींच रही है, लेकिन उसको जाना क्या है, ऊपर जाना है। जाना क्या है, उसको ऊपर जाना है। ये ध्यान से देखोगे तो ये जो एंगल बनेगा यहाँ पे, स्ट्रेट लाइन, पता है तुमको कौन सा बनता है। ठीक है, तो सिंपल बात है, उसको जाना ऊपर है और उसको नीचे खींच रही है, तुमको जाना ऊपर है, तुमको मैं नीचे खींच रहा हूँ। ठीक है, तो फोर्स जो लगेगा वो टू वे लगेगा। ठीक है, 90 डिग्री ऊपर 90 डिग्री नीचे, 90 90 कितना हो गया भाई, 180। ठीक है, 180 हो गया, तो फोर्स क्या हो गया ये, कॉस थीटा क्या हो गया, 180 डिग्री हो गया। 180 डिग्री कितना होता है, तो माइनस होता है, इतना पता होगा, इसको हटा रहा हूँ मैं फिलहाल। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट याद रखना बस, आप कहाँ से आया 180, कंफ्यूजन नहीं आना चाहिए 180 कहाँ से। अभी मैं थोड़ा सा कवर करना ट्राई कर रहा हूँ ताकि आपके माइंड में कंफ्यूजन ना बचे, तो ये बेसिक चीज़ें मैं बताता नहीं था। चलो, इससे वीडियो लॉन्ग हो जाता है। चलो, तो क्या हो गया मेरे पास में, डी डब्ल्यू इज इक्वल टू, ठीक है, सिंपल सा फॉर्मेट था, कॉस 180 की वैल्यू आती है -1। ठीक है, तो इधर मैं पहले ही माइनस लगा देता हूँ। ठीक है, जी एम ई एम जीरो अपॉन एक्स स्क्वेयर, और इधर बचा डी एक्स मेरे पास। ठीक है, चलो माइनस डी एक्स से अच्छा है, मैंने इधर ले लिया कॉमन। अब मैं इंटीग्रेशन अगर अप्लाई करूँ इस पर, अगर मैं इसमें इंटीग्रेशन अप्लाई करूँ तो मेरे पास क्या आ जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ डी डब्ल्यू छोटा वर्क डन। ठीक है, और माइनस जी एम ई एम ज़ीरो अपॉन एक्स का स्क्वायर। ठीक है, डिस्टेंस के लिए ले रहे हैं, आपको आर लेना है आप आर ले सकते हो, नो इशू। ठीक है, चलो बाबा, उसके बाद में ये तो बड़ा बन जाएगा। ठीक है, ये कांस्टेंट है तो ये बाहर आ जाएगा। ठीक है, जी एम ई एम ज़ीरो। ठीक है, उसके बाद में इंटीग्रेशन 1/x² बच गया, तो डी एक्स बच गया। ठीक है, 1/x² है, मतलब क्या है, सेम है, x² को ऊपर लेके जाओ तो माइनस में चला जाएगा। ठीक है, और उसके बाद पावर रूल लगा दो। ठीक है, ये कैसा होगा, 1/x का मैं इधर बता देता हूँ, 1/x² है डी एक्स,
एक्स स्क्वेयर को अगर मैं ऊपर लेके चला गया तो ये माइनस हो जाएगा, ठीक है। वन नीचे तो कुछ फर्क नहीं पड़ता, और इस पर अगर मैं पावर रूल अप्लाई करूंगा तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वेयर, वही पावर नीचे आ जाएगी -2 + 1 प्लस माइनस माइनस, ठीक है। तो ये मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ अभी यहाँ पे, ये भी इसीलिए किया क्योंकि आपको डाउट रहता है। फिर GME M0 इंटीग्रेशन, ठीक है, x +1 अपॉन x -2, सॉरी x नहीं आएगा यहाँ पे, -2 + 1 आएगा। क्लियर? चलो, हाँ, अब सिंपल सी बात है, ये क्या हो जाएगा, -GME M0, नीचे आ जाए भाई 0, ड्रॉ इरेजर, कम, ड्रॉ वाइट, गो, M0 ब्रैकेट -1 अपॉन x, ठीक है। चल, अब ये क्या मिल गया है मुझे, एक वर्क डन मिल गया है, ठीक है। अब देखो, माइनस माइनस है, दोनों को हटा दिया तो क्या हो जाएगा भाई, GME M0 अपॉन x हो जाएगा। तो इधर मैं लिख सकता हूँ GME M0 अपॉन x, वन के साथ में उसका वैसे भी कुछ नहीं होने वाला, ठीक है। तो ये क्या हो गया, मेरी एक वैल्यू मिल गई, ठीक है, GME M0, ठीक है, मास ऑफ वर्क, मास ऑफ ऑब्जेक्ट अपॉन x। कितना डिस्टेंस में चला, तो कितना चला था मैं, x की वैल्यू, x की वैल्यू क्या है, x की वैल्यू क्या है, मैंने पहले बोला था डिस्टेंस से, कितना चला था मैं, डायग्राम पे जाना पड़ेगा इसके लिए, कितना चला था मैं, RE प्लस H या फिर H प्लस RE में चला था, तो वैल्यू वापस कर दूंगा, वापस भी देना पड़ेगा। तो W इज इक्वल टू, वापस से आ गए हम अपने फॉर्मेट, GME M0 अपॉन, अभी यहाँ पे क्या था अभी तक, x था, बट कितना चला था मैं, तो RE प्लस H चला था, ठीक है। हाइट हाइट मैटर करती है। अब देखो, वहां पे क्या हो रहा था भाई, पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। जब एक पर्टिकुलर में डिस्टेंस ऑब्जेक्ट है, ठीक है, यहाँ से आएगा, काइनेटिक एनर्जी तो गायब, पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस में चला जाएगा ये, ठीक है। पोटेंशियल एनर्जी अगर है तो वर्क डन माइनस में चला गया, क्योंकि ये तो काइनेटिक एनर्जी का था, राइट। पोटेंशियल एनर्जी को हम यू से डिनोट करते हैं, वी से डिनोट करते हैं, बहुत सारी चीज़ों से डिनोट करते हैं, पी से डिनोट करते हैं, यू से डिनोट करते हैं, वी से डिनोट करते हैं, और ईपी से भी डिनोट करते हैं। तो यहाँ पे मैं यू ले रहा हूँ, तो ये हो गया -W, ठीक है। तो अगर ये पूरा का पूरा टर्म ही माइनस हो गया वर्क डन का, ये पूरा का पूरा टर्म ही माइनस हो गया, तो ये आ जाएगा U इज इक्वल टू -GME M0 अपॉन RE प्लस H, ये हो गया मेरा फाइनल, ठीक है। x के लिए है, ये है मेरा वाला ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी के लिए हम निकाल रहे थे, तो ये पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू आ गई मेरे पास में, ये, तो ये फार्मूला आ गया। इसके बाद में नेक्स्ट कंसेप्ट है मेरा ग्रेविटेशनल पोटेंशियल कांस्टेंट के बाद नेक्स्ट कंसेप्ट है मेरा एस्केप वेलोसिटी। चलो, एस्केप वेलोसिटी क्या होता है, पहले तो मैं ये बता देता हूँ आप लोग की एस्केप वेलोसिटी क्या होता है। देखो, कोई भी ऐसी चीज, मान के लो ये मेरे पास में, ये गोला तो नहीं जाएगा, मान के चलो ये मेरे पास में जावलिन है, कौन अच्छा जावलिन फेंकता है हमारे इंडिया में, ओलंपिक में जाके किसने ज्यादा मेडल लिए बता दो, तो जावलिन है, ये मैं इतने स्पीड से ऊपर फेंकना चाहता हूँ कि इस पे ग्रेविटेशनल फोर्स अप्लाई ना हो, वापस आ जाए, हाँ वापस ना आए सॉरी, ये तो था मेरे पास। चलो, इसको अगर मैंने ऐसा पकड़ा, फेंका, तो मुझे कितनी स्पीड वेलोसिटी के साथ इसको फेंकना होगा, स्पीड के साथ इसको फेंकना होगा कि वापस ना आए, इसको ही बोलते कितनी मिनिमम स्पीड या वेलोसिटी मुझको उस पर लगेगी, ठीक है, उसको ही बोलते हैं स्केप वेलोसिटी, ठीक है। कि वो वापस नहीं आना चाहिए, फिर बाद में ग्रेविटेशन फोर्स पे एक्ट ही ना हो वहाँ पे जाने के बाद, ठीक है। इसको लिखेंगे ऐसा, मिनिमम वेलोसिटी रिक्वायर्ड बाय अ बॉडी, ठीक है, बाय अ बॉडी टू बी प्रोजेक्टेड टू ओवरकम द ग्रेविटेशनल पुल ऑफ द अर्थ। अर्थ के ग्रेविटेशनल फील्ड के बाहर चला जाए तो मुझे कितनी मिनिमम लगेगी उसके लिए, तो वो क्या है, वही है इसके वेलोसिटी, ठीक है। क्लियर? चलो,
अब इसको थोड़ा सा डिटेल में देखते हैं, इसका डेरिवेशन भी देख लेते हैं, छोटा सा क्या फार्मूला इसका बनता है। तो एट अर्थ सरफेस क्या है भाई, एट सरफेस ऑफ अर्थ क्या है, सरफेस ऑफ अर्थ क्या वेलोसिटी रहेगी, वेलोसिटी एट अर्थ कितनी रहती है, तो देखो ये जितनी रहती है इतनी मैं आपको बता देता हूँ, ये रहती है 11,200 मीटर पर सेकंड, इतनी लगेगी अपनी को, कितनी लगेगी 11,200, 11,200, ये मिनिमम रिक्वायरमेंट है। अगर इतने इससे डाला तो भाई वो पोछना ही पोछना है, ठीक है। चलो तो इसके लिए एक चीज़ तो सिंपल है, काइनेटिक एनर्जी इनिशियल, ठीक है, प्लस पोटेंशियल एनर्जी इनिशियल इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी फाइनल प्लस पोटेंशियल एनर्जी फाइनल, दोनों भी लगेगी ना, ठीक है। अब ये क्या है, तो अगर आपने लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी नहीं पढ़ा है तो आपको शायद ये नहीं समझ में आए, बट जिसने पढ़ा है उसको लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी समझ गया हो, ठीक है। चलो तो इनकी वैल्यूज डाल देते हैं पहले, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी से आया, ठीक है। देयर पर ये सारे चैप्टर एक दूसरे से रिलेट करते हैं, सो प्लीज चैप्टर वाइज जाइए, कॉन्सेप्ट सारे क्लियर होंगे, ठीक है। काइनेटिक एनर्जी एट इनिशियल प्लस पोटेंशियल एनर्जी एट इनिशियल, ठीक है। उसके बाद में काइनेटिक एनर्जी फाइनल प्लस पोटेंशियल एनर्जी फाइनल। चलो भाई काइनेटिक एनर्जी इनिशियल में कितनी रहेगी, वही रहेगी हाफ एम वी ई का स्क्वायर हो जाएगा वेलोसिटी अर्थ, ठीक है, प्लस पोटेंशियल एनर्जी का हमने अभी निकाला था थोड़ी देर पहले, जी एम ई एम जीरो अपॉन आर ई, ठीक है, माइनस है ये, याद रखना। उसके बाद भाई सिंपल सी बात है, काइनेटिक एनर्जी पहले तो पोटेंशियल एनर्जी जीरो हो जाएगी, सिंपल है जाते आते, ठीक है। और मिनिमम वैल्यू है तो काइनेटिक एनर्जी भी जीरो हो जाएगी, ठीक है। मिनिमम वैल्यू है तो हमने क्या बोला, मिनिमम वेलोसिटी, अगर हाँ अगर वेलोसिटी मिनिमम नहीं बोलते, अगर वेलोसिटी बोलते तो वो जीरो नहीं होता, काइनेटिक एनर्जी रहता, बट हमने बोला है मिनिमम वेलोसिटी तो काइनेटिक एनर्जी जीरो हो जाएगा, क्लियर। चलो तो हमारे पास क्या बचा, देयरफॉर हाफ एम वी ई का स्क्वायर इक्वल टू, ये दोनों तो जीरो जीरो ही है, इसको इक्वल टू का साइन इधर दे दो, जी एम ई एम जीरो अपॉन आर ई, तो माइनस साइन हट जाएगा, ठीक है। नाउ हमें चाहिए था वेलोसिटी, इसके वेलोसिटी के लिए चाहिए तो मिनिमम वेलोसिटी के लिए हम वैल्यू निकालना है, तो वी स्क्वायर क्या हो जाएगा, इधर डाल दो, हाफ इधर जाएगा तो टू बन जाएगा, टू जी एम ई अपॉन आर ई, ठीक है, मास ऑफ अर्थ और मास ऑफ ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो मास ऑफ अर्थ बचा, मास ऑफ ऑब्जेक्ट तो उसके साथ निकल गए, ठीक है। चलो भाई तो इधर क्या बचा है मेरे पास में, नेक्स्ट पेज पे जाते हैं। चलो अब ये हो गया, v का स्क्वायर था तो मैं स्क्वायर को इधर कर देता हूँ, ये रूट में कन्वर्ट हो जाएगा, तो ये हो जाएगा टू जी एम ई अपॉन आर ई, ठीक है। उसके बाद में आर ई से सेम मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देता हूँ मैं, ताकि मुझे अपना स्मॉल जी आ जाए, ठीक है। तो मल्टीप्लाई बाय आर ई एंड डिवाइड बाय आर ई, इसका कंसेप्ट मैंने क्यों किया है लास्ट टाइम भी बताया था आपको, ठीक है। लास्ट टाइम मतलब इसी वीडियो में हमने थोड़ी देर पहले देखा था, v इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, अंडर रूट टू जी एम ई अपॉन आर ई का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। और इधर क्या बचा, आर ई बचा, ठीक है। तो टू जी एम ई अपॉन आर ई का स्क्वायर क्या होता है, स्मॉल जी होता है, ये तो हमें पता ही है, तो मेरे को जो चाहिए था वो मिल गया है, तो मेरे पास में वैल्यू है टू जी आर ई, क्लियर। तो इसकी वेलोसिटी मतलब कि अगर मैं बात करूँ इस चीज़ की, तो इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, इसमें वैल्यूज में पुट सकता हूँ, पुट द वैल्यूज, ये फार्मूला जो है ये रहेगा इसके वेलोसिटी के लिए आपके पास में, कि मिनिमम इतना, ये फार्मूला में जो वैल्यू डालोगे तो पता चलेगा आपको कि एग्जैक्ट क्या है, मैंने तो पहले बता दिया था आपको, लेकिन डालते। चलो भाई वी ई इज इक्वल टू अंडर रूट टू जी आर ई, ये था क्लियर। चलो तो टू मल्टीप्लाइड बाय 9.8, ठीक है,
मल्टीप्लाइड बाय आर की वैल्यू मैंने आपको पहले बताया, रेडियस ऑफ अर्थ क्या है 6.4 मल्टीप्लाइड बाय 10⁻⁶। वैल्यूज इंपॉर्टेंट वाले जो लिख के दिए याद कर लेना, मैं वापस बोल रहा हूँ आपको, ठीक है, नहीं तो ये कुछ नहीं कर पाओगे आप। ये क्या आ जाएगा, राउंड फिगर 11200 किलोमीटर, नहीं किलोमीटर नहीं, किलोमीटर नहीं, किलोमीटर नहीं, किलोमीटर नहीं, ये आएगा मीटर पर सेकंड, मीटर पर सेकंड आएगा। और अगर तुम इसको अगर किलोमीटर में कन्वर्ट करना चाहते हो तो इसका वैल्यू आ जाएगा v इज इक्वल टू 11.2 किलोमीटर पर सेकंड। किलोमीटर के लिए है तो ये वैल्यू यूज करना या फिर वो करना, ठीक है, सेम ही है। तो इतनी वेलोसिटी से फेंका जाएगा तो एस्केप हो जाएगा। इतनी वेलोसिटी से अगर फेंकोगे, सिंपल सा चीज़ है, एस्केप वेलोसिटी के डेरिवेशन आपको क्या बताता है कि बाबा इतनी वेलोसिटी से अगर ये चीज़ फेंकोगे आप तो क्या होगा वो, तो वो अर्थ के ग्रेविटेशनल फील्ड के बाहर जाएगा, अदरवाइज वो नहीं जाएगा। क्लियर है? क्लियर है क्या? जिसके हाँ, ओके, ठीक है, चलो नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास में, साइलेंस आ गया होगा। नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास सैटेलाइट। कुछ चीजें दी गई है इसमें तो मैं शॉर्ट में बता देता हूँ। सैटेलाइट क्या है? सैटेलाइट, सैटेलाइट हम्म चलो 10 मिनट में ये टॉपिक कंप्लीट करते हैं ताकि 1.5 घंटे के आसपास में हमारा खत्म हो जाए। सैटेलाइट क्या है? सैटेलाइट इज, देखो दो तरह के होते हैं, आर्टिफिशियल सैटेलाइट, नेचुरल सैटेलाइट, ठीक है, हम नेचुरल की बात कर रहे हैं, नेचुरल, ठीक है। अभी करते हैं हम आर्टिफिशियल की बात। और आर्टिफिशियल बॉडी, मैंने बोला था आपको दो तरह के होते हैं, ये भाई सब दो तरह के सैटेलाइट, कितने तरह के, दो तरह के, ठीक है। कौन से? एक आर्टिफिशियल जो हम भेज रहे हैं आजकल इसरो के थ्रू आउट, नासा के थ्रू आउट जा रहे हैं, अलग अलग वैज्ञानिक संस्थाएं है जो सैटेलाइट लॉन्च करती है, आपने देखा होगा चंद्रयान गया था, ऑल दो द थिंग्स, वो भी क्या है, सैटेलाइट्स ही है। अभी US-08 किया है, ठीक है, बहुत सारे, इसके बारे में हम ज़्यादा जानते थोड़ा सा। चलो बढ़ते आगे। आर्टिफिशियल बॉडी, ठीक है, उसके बाद में डिस्क्राइब करते, क्या डिस्क्राइब करते हैं, डिस्क्राइबिंग ऑर्बिट अराउंड अ प्लैनेट अंडर इट्स ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन। क्लियर? चलो, तो सैटेलाइट कैसा रहता है, देखो अगर मैं सिंपल बात करूँ तो ये अगर मैं एक सर्कल निकालूँ, ये अगर मैं सर्कल निकालूँ, अभी नेक्स्ट टाइम से मैं हाथ से ड्रॉ नहीं करूंगा सर्कल से। हमारे पास है ना ये आड़े टेढ़े सर्कल, मेरे इलिप्स से बन जा रहे हैं। इंसर्ट, अरे भाई कहाँ गया रे तू, ये है, ठीक है, के बाद चलो ठीक है, इतना काफ़ी। हम्म तो ये तो हमारा सेंटर हो गया था, कौन सा, बीच वाला, ये तो हमारा सेंटर हो गया। तो ये क्या है, हमारी रेडियस है आर, ठीक है। इसकी अगर हम बात करें तो ये हो गया हमारा आर, ठीक है। और ये सैटेलाइट, ये ऑर्बिट के बाहर भेजा जाता है यहाँ पे, ठीक है। तो ये इससे जाते हैं सैटेलाइट, समझ में आया आपको? ये रहती है हाइट बीच वाली, ठीक है, ऐसे मैं एक्सप्लेन कर सकता हूँ आपको। और यहाँ से जो जाती है ना V0, ये इसको बोलते हैं एस्केप वेलोसिटी से निकल जाना भाई, ठीक है। अर्थ के ग्रेविटेशनल फील्ड के बाहर के साथ निकल जाना, वो हो गया सैटेलाइट, निकल गया हमारा, ठीक है। अब कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें मैं आपको बताता हूँ, ठीक है, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, सभी हम बोल सकते हैं, ठीक है।
यहाँ पे स्टेबल रहेगा कि तू? ये स्टेबल नहीं रह पा रहा है आज, काफ़ी ज़्यादा चीज़ें होगी उसके नीचे। एक मिनट, हाँ, अभी स्टेबल रहेगा शायद, में भी पॉसिबिलिटीज़ है। हाँ चल, तो ऑर्बिटल वेलोसिटी की अगर मैं बात करूँ, इसकी सैटेलाइट की ऑर्बिटल वेलोसिटी ऑफ सैटेलाइट, ठीक है, रिवॉल्विंग अराउंड द अर्थ एट अ हाइट एच, ठीक है। तो क्या फॉर्मूला मिलेगा मुझे? वी, अरे क्या हो गया, चल क्यों नहीं रहा है तू? रेड आ जा। वी जीरो इज इक्वल टू कैपिटल जी एम ई मास ऑफ अर्थ अपॉन आर, ठीक है। इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, हाइट पे अगर है तो ये हो जाएगा जी एम ई अपॉन आर ई प्लस एच, ठीक है। और इसको मैं अगर आर ई को इधर लेके आओ तो मैं ऐसा भी लिख सकता हूँ, आर ई, ठीक है, अंडर रूट, ठीक है, जी अपॉन आर ई प्लस एच, वैल्यूज दे दी मैंने जी की, ठीक है। एज क्या होता है भाई, जी क्या होता है? जी एज जी इज इक्वल टू जी एम ई अपॉन आर ई का स्क्वायर, तो मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ उसको, क्लियर? चलो, बट इंपॉर्टेंट चीज ये है कि व्हेन, इंपॉर्टेंट चीज क्या है देख, इंपॉर्टेंट चीज ये है कि व्हेन, अगर सैटेलाइट, क्या होगा अगर सैटेलाइट, व्हेन द सैटेलाइट is orbiting close to the earth surface। ये बहुत इंटरेस्टिंग फॉर्मूलेज है, मैक्सिमम न्यूमेरिकल्स में आपको काम आएंगे, ठीक है। मतलब क्या हो जाएगा, व्हेन अ सैटेलाइट इज ऑर्बिटिंग क्लोज टू द अर्थ सरफेस, तो मेरे को एक बात बताओ कमेंट सेक्शन में सबसे पहले, क्या एच आर ई से छोटा रहेगा, या बहुत छोटा रहेगा, या आर ई से बड़ा रहेगा, या बहुत बड़ा रहेगा? टाइम स्टैम्प के साथ बताओ, टन 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 टन। फिनिश, ओके, बता दिया होगा आई थिंक आप लोगों ने। तो ये क्या हो जाएगा भाई, एच हो जाएगा छोटे से छोटा, छोटे से छोटा किससे, आर ई से, क्लियर? देन फार्मूला क्या हो जाएगा, देन फार्मूला हो जाएगा इसके लिए वी जीरो इज इक्वल टू आर ई अंडर रूट जी अपॉन आर ई, तो इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, अंडर रूट जी आर ई लिख सकता हूँ ना, मल्टीप्लिकेशन में चला जाएगा, ठीक है। अब इसका पावर तो क्या माइनस लगा के कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद देयर फॉर इसकी वैल्यूज अगर मैं डालूँ तो सबको पता है, आर ई को मैं इधर लेके गया हूँ, ठीक है, आर ई से आर ई, समझ गए होंगे तुम लोग। चलो, 9.8 ग्रेविटेशनल का, ठीक है। उसके बाद 6.4 मल्टीप्लाइड बाई 10⁻6, कितना आ गया ये, 7.92, करेक्ट? ठीक है, करेक्ट है, ये 3 कर सकते हो तुम इसको, ठीक है। 7.93 मल्टीप्लाइड बाई 10⁻3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है। अगर इसको मैं किलोमीटर में कन्वर्ट कर दूँ, 10 हट जाएगा तो ये हो जाएगा डायरेक्ट अप्रोक्सीमेटली, मैं इसको राउंड फिगर करके 8 ले सकता हूँ, 8 किलोमीटर पर सेकंड, राइट? ये एक वैल्यू मिल जाती है मुझे। उसके बाद टाइम पीरियड ऑफ सैटेलाइट की अगर मैं बात करूँ, टाइम पीरियड ऑफ सैटेलाइट, नेक्स्ट टॉपिक आ गया मेरे पास। तो क्या होता है ना, ये पहले देखते हैं। इट इज द टाइम टेकन बाय सैटेलाइट टू कंप्लीट वन रिवॉल्यूशन। एक रिवॉल्यूशन कंप्लीट के लिए सैटेलाइट को जो टाइम लग रहा है उसको बोलते हैं हम टाइम पीरियड ऑफ अ सैटेलाइट।
इसके अराउंड तो रिवॉल्यूशन अराउंड द अर्थ, और इसको डिनोट कैसे करेंगे, या फिर एंड it is given by the formula, and it given by, क्या फार्मूला आएगा, t इज इक्वल टू 2 पाई r अपॉन, क्लियर। चलो भाई, तो ये क्या हो जा रहा है डायरेक्टली, 2 पाई r³ अपॉन GME। अब जिसको सवाल है ये कैसे आया, वो जी की वैल्यू डाल के देखिए, समझ जाओ। उसके बाद अगर मैं कहूँ, क्या हो गया रे बाबा, पेज नहीं आ रहे। उसके बाद आते हैं, अगर मैं इसको ऐसा लिखना चाहूँ तो ऐसे लिख सकता हूँ कि इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट RE+H का क्यूब, क्योंकि R² की वैल्यू तो मेरी वो थे GME, ठीक है, इक्वल टू, तो मैं और ऐसे कन्वर्ट कर सकता हूँ 2 पाई अपॉन RE अंडर रूट। देखो ये डिफरेंट डिफरेंट मैं इसलिए निकाल के दे रहा हूँ फार्मूलाज आपको, ताकि ये आपको न्यूमेरिकल्स में हेल्प कर सके, जो निकालना है वो डायरेक्ट निकालेगा, बोल सकता हूँ, ठीक है। बट अगर अचानक से H स्मॉलर स्मॉलर देन RE रहा, तो फार्मूला क्या हो जाएगा, फार्मूला हो जाएगा T इज इक्वल टू 2 पाई रूट ऑफ RE/G। वैल्यूज अगर पुट कर दो तुम लोग तो 2 पाई अंडर रूट, RE की वैल्यू कितनी, यू नो 6.4 इंटू 10⁻⁶ अपॉन G की वैल्यू 9.8, यू नो अबाउट इट। तो इसका हो जाएगा, ये तो मीटर में आएगा, ये तो मीटर पर सेकंड में आएगा, ठीक है, सेकंड स्क्वायर में आता है। चलो पर दे दिया है तो मीटर पर सेकंड स्क्वायर लगा देता हूँ। इसका कैलकुलेशन करो तो 2 पाई, पाई मतलब 22/7, 5.08 मल्टीप्लाइड बाय 10⁻, 1 2 3 0 3 10⁻3, ठीक है। ये इसका वैल्यू रहेगा, यूनिट रहेगा मीटर पर सेकंड, ठीक है। तो ये हो जाएगा क्या, सेकंड में। अगर मिनट में कन्वर्ट करते हो तो इसको क्या हो जाएगा, 10⁻3 0 लगा दोगे 5 के आगे तो 60, 84, 84 पॉइंट समथिंग आएगा, ठीक है, मिनट हो जाएंगे, 84 पॉइंट समथिंग आएगा, आप कैलकुलेट कर लीजिएगा, ठीक है। चलो उसके बाद आते हैं हम हाइट ऑफ सैटेलाइट पे। हाइट ऑफ सैटेलाइट के लिए, हाइट ऑफ सैटेलाइट अबाउ द अर्थ सरफेस आप बोल सकते हो इसको, अबाउ द अर्थ सरफेस। इसके लिए मैं फॉर्मूला दे रहा हूँ आपको, हाइट के लिए रहेगा T² RE का स्क्वायर स्मॉल g अपॉन 4 पाई² 1/3, ठीक है, माइनस RE। देखो सारे फार्मूले हम निकालेंगे नहीं, कुछ कुछ फार्मूले डायरेक्ट अप्लाई होते हैं, तो मैं डायरेक्ट लिख के दे रहा हूँ आपको, ठीक है। उसके बाद आता है काइनेटिक एनर्जी ऑफ सैटेलाइट के लिए फार्मूला, सो यू कैन यूज K इज इक्वल टू V0 का स्क्वायर इज इक्वल टू हाफ GME M0, नहीं M0 नहीं, सिर्फ M, ठीक है, अपॉन R। उसके बाद आप इसको बोल सकते हो ऐसा कि हाफ GME M अपॉन 2, R को आप RE+H लिख सकते हो अगर हाइट पे है तो, ठीक है, क्लियर। चलो भाई, उसके बाद आता है पोटेंशियल एनर्जी के लिए फॉर्मूला। सो पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सैटेलाइट, पोटेंशियल यू से करते मैंने बताया था आपको, -GMEM अपॉन R। वो वाला भी चलेगा, ठीक है, ये वाला भी चलेगा, अगर आप अलग अलग साइन से डिनोट कर रहे हो तो ये वाला भी लगा सकते हो, M/RE+H, ठीक है। देन उसके बाद में टोटल एनर्जी की अगर हम बात करें, टोटल एनर्जी क्या होता है,
मैकेनिकल एनर्जी पता है ना आपको, पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी को भी मैकेनिकल एनर्जी बोलते हैं या फिर टोटल एनर्जी बोलते हैं, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, E इज इक्वल टू टोटल एनर्जी को आप E से डिनोट कर सकते हो, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी, दोनों फार्मूला के एक साथ जोड़ दो, जी एम ई एम अपॉन ट्वाइस आर। इसको आप कैसे लिख सकते हो, इसको आप लिखो तो माइनस जी एम ई एम अपॉन टू, वापस आर को आर ई प्लस एच लिख दो, है ना। चलो ये वाला भी यूज़ कर सकते हो, ठीक है। इसके बाद एक एनर्जी और आती है जिसको बोलते हैं बाइंडिंग एनर्जी एंड एंगुलर एनर्जी। बाइंडिंग के लिए अगर पूछा जाए तो आप लिख सकते हो बाइंडिंग एनर्जी ऑफ अ सैटेलाइट। बाइंडिंग एनर्जी ऑफ अ सैटेलाइट क्या हो जाएगा, तो ई बी, ठीक है, एनर्जी वही है, बाइंडिंग के लिए बी जुड़ गया है, माइनस ई इज इक्वल टू जी एम ई एम अपॉन टू आर, ठीक है। ऐसा लिख सकते हो, वो आपस से आर की जगह पे आर ई प्लस एच करके आप लिखो, कोई इशू नहीं है, ठीक है। उसके बाद एक आती है एंगुलर मोमेंटम, सुना है, इससे डिनोट किया था, ये भी आपको पता है, लास्ट चैप्टर में ही सुना था ये एंगुलर मोमेंटम, ठीक है। इससे डिनोट करते हैं, कमेंट बॉक्स में बता देना, कैपिटल 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 डाल दिया एल से, राइट। चलो एंगुलर मोमेंटम ऑफ अ सैटेलाइट, एंगुलर मोमेंटम ऑफ अ सैटेलाइट क्या हो जाएगा, सिंपल सी बात है, एंगुलर मोमेंटम ऑफ सैटेलाइट एल इज इक्वल टू, क्या फार्मूला है आपके पास, इसके बीच में ये डालना कंपलसरी है, ठीक है, बिकॉज जिस चीज़ के लिए ले रहे हैं वो तो डालना पड़ेगा, ठीक है। जी मास ऑफ अर्थ अपॉन आर, तो भाई ये हो जाएगा इन अ सिंपल वे, अगर मैं बताऊँ, एम का स्क्वायर आर जी एम ई मास ऑफ अर्थ, और ये ऊपर जाएगा 1/2 हो जाएगा। चलो तो ये आएगा एंगुलर मोमेंटम ऑफ सैटेलाइट के लिए, ठीक है। उसके बाद आते हैं जियो स्टेशनरी सैटेलाइट क्या होता है, ठीक। देखो जियो स्टेशनरी वैसे तो ये दिया क्यों है, ये मेरे को भी अभी तक समझा नहीं है कि जियो स्टेशनरी सैटेलाइट क्यों दिया, ठीक है। इनको कम्युनिकेशन सैटेलाइट बोलते हैं, ठीक है। इतना सिंपल वे अगर मैं बता दूँ, कम्युनिकेशन सैटेलाइट्स होते हैं, ठीक है। 1 किलोमीटर की रेंज तक ही काम करते हैं, ठीक है। आप 36,000 किलोमीटर बोल सकते हो, ठीक है, उसके रेंज तक काम करते हैं। इसके बाद एक पोलर सैटेलाइट भी दिया है, ये इसका यूज़ नहीं है गाइस उतना, ठीक है, मतलब आपके लिए यूजेबल नहीं है, ठीक है। आपको अगर कहीं साइंस से रिलेटेड बातें अगर मैं बोलूँ तो साइंटिस्ट वाइंटिस्ट बनना है तो ये काम कीजिए, ठीक। कम्युनिकेशन सैटेलाइट होता है, आपके सिलेबस में दिया है तो मैं बता देता हूँ, जियो स्टेशनरी सैटेलाइट एक कम्युनिकेशन सैटेलाइट होता है, इसको जियो स्टेशनरी सैटेलाइट भी बोलते हैं, कम्युनिकेशन सैटेलाइट भी बोलते हैं, 2 बार मैंने बता दिया। साथ ही साथ अ सैटेलाइट विच रिवॉल्व्स अराउंड द अर्थ, जो अर्थ के अराउंड में घूमता है, ठीक है, इन इट्स इक्वल, क्या लिखा है रे, गलत हो गया, इक्वाटोरियल, ठीक, करेक्ट। So, a satellite which revolves around the Earth in its equatorial plane with the same angular speed and in the same direction as the Earth rotates about its own axis, खुद के एक्सिस पे, उसको बोलेंगे जियोस्टेशनरी सैटेलाइट। जियोस्टेशनरी सैटेलाइट आर यूज्ड for the purpose of communication as they act as reflectors of suitable waves, reflect करती है waves, ठीक है, carrying the messages, मतलब communication हो रहा है, हाँ देखो नीचे लिखा है, therefore it is also called a communication satellite। अगर मैं एक और नाम बताऊँ इसके लिए, हम लोग इसको बोलते हैं सेंचुरनस सैटेलाइट। ये थोड़ा सा टफ है इसलिए शायद आपके सिलेबस में इसको दिया नहीं, ठीक है। ये एक नाम भी है इसको, ठीक है, इस नाम से भी बोला जाता है, ठीक है। चलो इसका हाइट वाइट बता देता हूँ मैं आपको, ठीक है। अगर इसकी बात करें, हाइट ऑफ जियो स्टेशनरी सैटेलाइट, ठीक है, हाइट ऑफ जियो स्टेशनरी सैटेलाइट, ठीक है, अबाउ द अर्थ सरफेस, ठीक है, ये हो जाएगा भाई एच इज इक्वल टू टी स्क्वेयर आर ई का स्क्वेयर स्मॉल जी अपॉन 4 पाई
का स्क्वायर 1/3, ठीक है, माइनस आर ई भी रहेगा। क्लियर? सो हियर मान के चलते हैं टी है हमारे पास में 24 आवर्स के लिए, ठीक है, टाइम पीरियड। तो सेकंड में क्या हो जाएगा 24 आवर्स का मल्टीप्लाइड बाय 00486। चलो, तो ये हो गया हमारा सेकंड में, ठीक है, ये हो गया हमारा सेकंड में। उसके बाद में हम बात करते हैं आर ई। तो हमारे पास आर ई 6.4 इंटू, तो 64 किलोमीटर, किलोमीटर में ले लो 6400 किलोमीटर, ठीक है। मतलब ये होता है 6.4 मल्टीप्लाइड बाई 10⁻6 मीटर, ठीक है। यही है, इसको किलोमीटर में कन्वर्ट कर दिया है हमने। और जी कितना है 9.8 मीटर पर सेकंड, ठीक है, मीटर सेकंड, ये ठीक ना सही रहेगा। तो भाई वैल्यूज पुट कर दो, एच इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 86400 का स्क्वायर, ठीक है ना। हाँ, टी का स्क्वायर आर ई का स्क्वायर जी, आर ई का स्क्वायर मतलब मल्टीप्लाइड बाय 6.4 इंटू 10⁻6 का स्क्वायर। जीरो लूंगा, ध्यान दो, ये लिख लिया तो डायरेक्ट लिखता होगा। 10⁻6 का स्क्वायर हो गया मल्टीप्लाइड बाय 9.8। इसको तुम डायरेक्ट भी 6400 किलोमीटर भी लिख सकते हो, क्योंकि मैंने लिख दिया तो मैं इसी से करूँगा। चलो, अपॉन, अपॉन में क्या था, फॉर्मूला आ गया 4 पाई आर, 4 पाई स्क्वेयर। चलो, 4 पाई स्क्वेयर है, पाई की स्क्वेयर वैल्यू पता होगा 3.14, सब पॉइंट में इसलिए ले रहा हूँ, नहीं तो मैं फ्रैक्शन में 22/7 लिख सकता था। चलो, माइनस क्या था, आर ई था ना, आर ई, आर ई। चलो, इधर पॉइंट है तो इधर भी वही ले लेते हैं माइनस, आसान जाएगा 6.4 इंटू 10⁻6। चलो भाई, इसको कैलकुलेट अगर करेंगे हम तो अंदर में बच जाएगा 3.4, बड़ा लंबा छोड़ा है, 6.4 चला गया, एक्सेस स्क्वायर होगा, डबल जेड का स्क्वायर 9.8 पॉइंट 3.6 मल्टीप्लाइड बाय आ जाएगा 10 के ऊपर 2, 6, 7 मीटर। तो अगर इसको आप कन्वर्ट करोगे तो 3 जीरो लगा सकते हो इसके आगे, पॉइंट के आगे करके 36,000 किलोमीटर। ये होगी भाई एच पे, हाइट पे वैल्यू, ठीक है, जियो स्टेशनरी सैटेलाइट एंकर। चलो, जियो स्टेशनरी सैटेलाइट को तुम और क्या बोल सकते हो, कम्युनिकेशन सैटेलाइट बोलते हैं, ये बताया मैंने, वो भी बता दिया। चलो, हो गया। अब लास्ट का टॉपिक है हमारे पास में पोलर सैटेलाइट। अब पोलर सैटेलाइट क्या होते हैं, तो अ सैटेलाइट रिवॉल्व्स इन अ पोलर ऑर्बिट, इट इज कॉल्ड अ पोलर सैटेलाइट। जो सैटेलाइट पोलर के रिवॉल्व घूमते हैं, पोलर्स के रिवॉल्व ऑर्बिट में घूमते हैं, उनको बोलेंगे पोलर सैटेलाइट, ठीक है। इसका डिस्क्रिप्शन मैंने थोड़ा बहुत लिख के दे दिया है, ठीक है। अल्टीमेटली पोलर सैटेलाइट यूज किस लिए होते हैं, तो इंफॉर्मेशन लेने के लिए यूज होते हैं, ठीक है। इमेजेस ऑफ क्लाउड आपने देखा होगा, पोलर सैटेलाइट के थ्रू हमें अलग अलग इमेजेस मिलती है, ठीक है, इमेजेस मिलती है, क्लाउड की मिलती है। उसके बाद एटमॉस्फेरिक डेटा मिलता है, यार हवामान कैसा रहेगा, ठीक है। बर्डी के पुल के नीचे 2-3 किलोमीटर तक बारिश गिरेगी, हो सकता है 5-6 लीटर पानी आपके घर में भी घुस जाए। ये सारी जो न्यूज़ आपके टीवी चैनल्स पे आती है, ठीक है। कल आसमान में बादल छाए रहेंगे, कल आसमान से कुछ गिरने की आशंका है, कृपया अपना मुंह खोल के आगे खड़े रहें। ये सारी जो भी न्यूज़ है, आलतू फालतू आई वाला को टालतू, वो सारी न्यूज़ जो आती है पोलर सैटेलाइट के थ्रू आती है। क्लियर? चलो बाबा, डेटा मिलता है, ओजन डिटेक्ट कर सकते हैं बाबा, ओजन लेयर जो है उसके लिए भी काफ़ी यूजफुल होती है। तो एक्सट्रीमली यूजफुल होती है 2 से 3 चीज़ों के लिए। मैं वो चीज़ें आपको बताना चाहूँगा जो यहाँ पे दी नहीं है मेंशन, जितना मेरे को उसके बारे में नॉलेज है उसके बारे में अगर मैं बताऊँ, तो ये जो है कलेक्टेड इन्फॉर्मेशन रहते हैं पोलर सैटेलाइट की, तो एक्सट्रीमली यूजफुल कहाँ पे रहती है, एक्सट्रीमली यूजफुल रहती है जिस फील्ड में, वेदर वेदर तो छोड़ो, ठीक है, ये रहती है रिमोट सेंसिंग। इसके बाद एक रहता है, इसके बाद और एक क्या रहता है, मेट्रोलॉजी,
और इन्वायरमेंटल स्टडीज के लिए भी बहुत ज़्यादा यूजफुल होती है। इन्वायरमेंटल स्टडीज किसकी? इन्वायरमेंटल स्टडीज ऑफ अर्थ। ठीक है, बहुत ज़्यादा यूजफुल। यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, इन्वायरमेंटल स्टडीज ऑफ अर्थ। अब एक मिनट रुक जाइए, काम की बात पे आता हूँ मैं। ठीक है, चलो भाई, सब्सक्राइब, लाइक, और अगर तुम 11 स्टैंडर्ड के जितने भी बच्चों को जानते होगे वो सबके साथ ये वीडियो शेयर हो जानी चाहिए। ठीक है, बिकॉज सब्सक्राइब सबसे पहले वो जो हैंड रिटन है ना, वो इसलिए है, व्यूज आते हैं 200 के आसपास, देखते हो, सारा डेटा ले लेते हो और बाय करके जाओ। ठीक है, थैंक्स टू कनेक्ट विद तुषार एजुकेशन। नेक्स्ट टाइम और थोड़ा सा फनी वे में कंप्लीट करेंगे, और अभी हम बढ़ने वाले हैं जेई नीट की तरफ फुल रफ्तार के साथ। उससे पहले सारे बेसिक्स क्लियर रहने बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, न्यूमेरिकल्स के लिए भी काम में आएंगे। ओके, क्लियर? चलो टाटा बाय बाय। और हाँ, टेलीग्राम चैनल का लिंक हमेशा की तरह डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं दे दूंगा, जाते जाते टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करके जाना। बाय बाय, ताकि नोट्स भी मिल सके, और रोज के सवाल डालते हैं उसमें, तो वो सॉल्व करके थोड़ा सा आपका ऑप्शनल क्वेश्चन सॉल्व करने का एक पैटर्न अच्छा हो जाएगा। ओके, बाय बाय, थैंक यू।